क्लियर, ओके। अब स्टूडियो चेंज हो चुका है तो शायद ठीक हो। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस कारण से, आप देखो टेक्निकल चीज़ें हैं, अब ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो। ऐसे चीज़ों पे पेशेंस ही एक ये है। हम चाहते तो क्लास को फिर एंड कर सकते थे, इतना टेक्निकल ग्लिच है। और कहीं ना कहीं अगर आज अगर क्लास एंड करते तो ये जो न्यूज़ है फिर हम इसका बर्डन हमें दूसरे दिन देखना पड़ता, आपका भी कहीं ना कहीं रुक जाता। बहुत सारे लोग जो डिपेंड है, जो कहीं ना कहीं निर्भर है इस क्लास के ऊपर, उनके साथ थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता। चलिए खैर कोई बात नहीं, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, अगर हो ही तो गया। तो एक बार सभी लोग, एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हो सके तो क्लास के सेशन को लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी नाराज़ होके चले गए हैं या जो भी जिनका समय खराब हुआ है या जो व्यर्थ हुआ समय, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी है कि कहीं ना कहीं आपका भी समय बहुत अनमोल है। हम मानते हैं कि हमारा समय कीमती है, पर ऐसा नहीं कि आपका समय कीमती नहीं है, आपका भी समय बहुत ज़्यादा कीमती है। बस हमें उस समय के लिए एक कॉस्ट पे करना, कॉस्ट दिया जाता है और आप फ्यूचर के लिए वो बना रहे हो। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना लेते हुए। ऐसी गलती जो है इश्यूज होते रहते हैं, तो सीधा हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे यहाँ से। चलिए ठीक है, ओके। तो जितने लोग हमारे साथ आए सभी का स्वागत है। मॉर्निंग टू ऑल। पूजा, गजालू, पूनम, वीर, अभिषेक, आकाश एंड कपिल, बाबू, प्रदीप, जितने लोग हैं। चलिए आज हम जिस न्यूज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं उस न्यूज़ में सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरा है, श्रीमद राजचंद्र जी जो सुर्खियों में रहे, यानी इनका मिशन सुर्खियों में रहा है। अब ये बोलोगे कितने लोगों को पता है श्रीमद राजचंद्र के बारे में, कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर पढ़े हो तो बताएंगे यस सर, हाँ हम पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हो तो यकीन मानिए एक बहुत बड़ा पार्ट आपने मिस कर दिया है। अगर आप गांधी जी के ब्रह्मचर्य की बात करें या अहिंसा की बात करें या गांधी जी के हिंदू धर्म के प्रति झुकाव की बात करें, इन सब में कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे और अगर गांधी जी के बारे में पढ़े होंगे तो इन शख्स के बारे में ज़रूर आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो आज इनकी ये सुर्खियों में क्यों रहे, इनके नाम पे जो मिशन चल रहा है, लोग आज इन्हें भूलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े शख्स थे। और जैसे आप जैनों के 24 तीर्थकारों पे यकीन करते हैं, इनके बारे में मानना यह है कि ये जैनों के 25वें तीर्थकार कहे जाते हैं। ऐसे है नहीं, लोग कहते थे कि 25वें थे। आखिर और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो हम इस न्यूज़ में देखेंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल 7 नए जिला बनवाने वाला है, यानी अभी तक उसके पास जिलों की संख्या 23 थी और ये 7 नए जिले ऐड होने के बाद अब पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या 30 हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। 2011 का सेंसस अगर हम बात करें, कितने डिस्ट्रिक्ट सेंसस में आए थे, और 2022 हो चुका है। एक्चुअली देखा जाए 2021 में जनगणना होना था, पर कोविड कारण से जनगणना नहीं हो पाया और जिस कारण से आप देख सकते हो इन 10 सालों में बहुत सारे नए लोग जन्म लिए हैं, बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं, बहुत सारे नए विलेजेस आए हैं। तो यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चैलेंजेस भी फेस उसी तरह होता जा रहा है। ये बात याद रखिए। चलिए ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। सुरेश एन पटेल को 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी CVC के रूप में शपथ ग्रहण करवाया गया, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में इनको रिक्रूट किया गया। तो एक रिक्रूटमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, ज़्यादा उतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित या इस पोस्ट से संबंधित, CVC पोस्ट से संबंधित एक सवाल यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। क्लियर है अगर जब भी एग्जाम में जाओगे। आगे की बात करें, 1 अक्टूबर को RBI द्वारा कार्ड टोकनकरण की समय सीमा को निर्धारित की गई है, यानी ये समय सीमा 1 जुलाई तक था और अब वो कहीं ना कहीं अब उसे एक्सटेंड कर दिया गया है और इस टाइम को कर दिया गया है 1 अक्टूबर। इसके अलावा हम यहाँ देखेंगे कारगिल युद्ध जो है में, जो कारगिल सेक्टर में द्रास में 0.5140 था, इस पॉइंट का नाम बदल चुका है। इस पॉइंट का नाम बदल के गन हिल कर दिया गया है। तो गन हिल के नाम से अब ये पॉइंट जाना जाएगा। तो अगर आपने ऑपरेशन विजय का नाम सुना होगा तो कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को अच्छे से आप समझ पाओगे, नहीं सुना है तो भी समझ लोगे। आगे की बात करें, तमिलनाडु पुलिस को वेंकैया नायडू की तरफ से मिला प्रेसिडेंट्स कलर्स। तो ये प्रेसिडेंट्स कलर्स एक अवार्ड है जो कि बेहतरीन सेवा के लिए दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार तमिलनाडु पुलिस को दी गई है। अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज जिस सुर्खियों की बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरा है, जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरा है, वो है कनाडाई जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को 2021 के लिए विशिष्ट आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अवार्ड से संबंधित एक न्यूज़ है जो सिंगल लाइनर फैक्ट बनेगा, क्योंकि अवार्ड्स जो दिए जाते हैं वो रेयर केस में मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं कि अवार्ड सभी को मिलता रहता है, कुछ यूनिक अवार्ड है जो शायद ही साल में 1 या 2 लोगों को मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, इसके अलावा भारतीय महिला सावित्री जिंदल की बात करें, एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति जो है महिला बनी। अब एशिया की सबसे अमीर महिला जो सावित्री जिंदल, वो जिंदल जो कंपनी से बिलोंग करती है,
और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, एक प्राउड मोमेंट है, भारत के लिए प्राउड मोमेंट है कि कहीं ना कहीं ये भारत से जुड़ी हुई है। एशिया में आपको दिखता होगा बहुत सारे एशिया में अमीर कंट्री भी है, जस्ट हमारे बगल में चाइना देखा जाए तो सर्वगुण संपन्न, पर कहीं ना कहीं चाइना की फीमेल्स को भी बीट करके, उनको पीछे करके कहीं ना कहीं सावित्री जिंदल इसमें रैंक 1 में रही। तो रैंक 2, 3, 4 भी आपके अंदर जानने का जुनून होगा कि सर रैंक 2, 3, 4 कौन हुआ, वो भी हम यहाँ आपको इस न्यूज़ के साथ बताएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। भाई आपको पता है लास्ट कुछ दिनों पहले हमने मंकी पॉक्स के ऊपर बहुत ही विस्तृत क्लास ली थी और कहीं ना कहीं हमने आपको बताया था कि WHO ने इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर भी कर दिया है। अब जब पहला मौत आया है मंकी पॉक्स से, तब सरकार जाग गई है और सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, कहीं ना कहीं आने वाले समय आप और हम दोनों ही स्वस्थ रहे और बच के रहे, क्योंकि बहुत सारे वायरसेस हमारे अगल बगल घूम रहे हैं। उन वायरस से बचना बड़ा ही कठिन काम है, तो इसके लिए आपको जो है संयम बरतना होगा, समझदारी बरतना होगा और कुछ प्रोटोकॉल है उनको फॉलो करना होगा। आगे की बात करते हैं, इस्पात मंत्रालय ने द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति गठित की। अब द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ये सब इकोनॉमिकल टर्म्स है, पर यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर के लिए एक सलाहकार समिति गठन किया है। आप ये न्यूज़ देख सकते हो, इस न्यूज़ को हम और भी डिटेल से यहाँ पे देखने वाले हैं। सुर्खियाँ इस न्यूज़ ने भी बहुत सारा बटोरा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मुंबई के चाबहार दिवस सम्मेलन शुरू किया गया। अभी हाल ही में SCO की मीटिंग जब हुई थी तो हमारे देश के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब ने कहा था कि ईरान, जबकि ईरान और बेलारूस ये 2 देश हम SCO में जोड़ना चाह रहे हैं, तो अब यही मौका है जब हम चाबहार पोर्ट को जो है और भी जो है इसके यूज़ में ला सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत ही ज़्यादा चाबहार पोर्ट न्यूज़ में रहा है। यकीन मानिए हो सकता है इस साल के किसी एग्जाम में चाबहार पोर्ट के ऊपर एक सवाल देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, श्योर 100%। आगे की बात करें, भारत ने 75,000 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को मील के पत्थर में छुआ, यानी कि इसका मतलब ये है 75,000 स्टार्टअप इंडिया में हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें, हम जब भी हम बात करते हैं, हम मीन्स पूरे भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो ये नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और इस नंबर से ये पता चलता है अगर एक स्टार्टअप अगर है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रोजगार भी इससे जुड़े होते हैं, ये बहुत सारे रोजगार जुड़े होते हैं। अब आप अगर हम देख सकते हो, अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल समझो, अगर आप एक कंपनी ओपन कर रहे हो, एक फैक्ट्री ओपन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप खुद ही जॉब करोगे, उसमें 2, 4, 10 एम्प्लॉय भी रखोगे, तो कहीं ना कहीं इससे रोजगार तो बढ़ता है। तो एक तरफ से देखा जाए बहुत सारे ये स्टार्टअप्स को बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम चला रहे हैं और शायद यही कारण है कि ये नंबर आज हम टच कर पाए हैं। तो अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो हम देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हर एक न्यूज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए, ऑलमोस्ट थोड़ा सा अच्छा ये भी नहीं लग रहा है कि आज इतना डिले हो गया क्लास जब डिले होता है तो थोड़ा अंदर से जो होता है ना, सैड वाला फीलिंग आता है कि 20 से 25 मिनट वेस्ट हो गया। शायद वो वेस्ट अगर नहीं होता तो और ज़्यादा अच्छा। कोई बात नहीं, उस पोर्शन को हम कोशिश करेंगे कटवा देने का, ताकि जो भी नए बच्चे होंगे उनको सफल नहीं करना पड़ेगा। जो भी टाइमिंग, जो जितना फर्स्ट 30 मिनट या 20 मिनट जो भी रहा, चलिए क्लियर है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको बता दें, अगर आप UPSC से लेकर ग्राउंड लेवल 1 डे एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानो अगर आप इस न्यूज़ को पढ़ोगे तो इस न्यूज़ में आपका सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। आपको अगर डाउट लगता है, न्यूज़ पढ़ के आओ, शाम को 6 बजे आ जाना। 6 बजे IAS PCS बाय एग्जामपुर चैनल पर जब आप आएंगे, वहाँ आप जब क्विज करेंगे, क्योंकि इसी न्यूज़ के ऊपर हम वहाँ क्विज करवाएंगे, आप जब क्विज का जवाब सही दोगे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे थे। वहाँ हर प्रकार के सवाल आपको करवाए जाते हैं, चाहे वो सिंगल लाइनर हो या स्टेटमेंट बेस्ड हो। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए, पहला न्यूज़ आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का है, ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से है, और ये आप बड़े बड़े अक्षरों में आप देख सकते हैं। यहाँ मोदी जी का एक इमेज भी है। मोदी टू इनोग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट ऑफ श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर इन गुजरात टुमारो मतलब आज, टुडे मतलब ये आज का न्यूज़ है। आज ये कल का है। आप यहाँ पे जब जूम करके देखोगे तो यहाँ 3 अगस्त 2022 7:13 शाम को ये आर्टिकल जो कि ऑनलाइन पब्लिश हुआ था। अब ये क्या यहाँ पे कह रहा है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे फैक्ट आप समझेंगे। यहाँ पे बात क्या कह रहा है
कि मोदी जी 4 जुलाई 2022 को गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन के अंतर्गत बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट है, तो यानी क्वेश्चंस की संभावना भी मल्टीपल्स यहाँ पे होंगे, और कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट तो करंट अफेयर के बिहाफ पे हो जाएगा, और कॉन्सेप्चुअल यानी कोर सब्जेक्ट के बिहाफ पे आपको कहीं ना कहीं राजचंद्र जी के बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ से 2 प्रकार के सवाल आएंगे। अगर कोर क्वेश्चन आते हैं तो राजचंद्र जी के बारे में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और करंट से अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन से प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं मोदी जी, वहां से सवाल आ सकते हैं। तो आइए जरा इस न्यूज को अगर आपने पढ़ा होगा पेपर में तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो हम आपको यहाँ पे पूरा यानी कि ये चीजें जो आप पढ़ने में वेस्ट करोगे टाइम, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपको हम यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहला आपको बता दें कि वर्चुअली ये जो है मिशन को कहीं ना कहीं यहाँ पे धर्मपुरा में जो है मोदी जी यहाँ पे इनोग्रेट करेंगे। और तो और आपको बता दें बहुत सारे मिशंस है, यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिन पे मोदी जी यहाँ पे वर्क करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख के समझ ही गए होंगे कि किन किन चीजों की बात हो रही है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। यानी सबसे पहला इनका जो शेड्यूल है वो यहाँ पे हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। और वो हॉस्पिटल अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर श्रीमद राजचंद्र की बात यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला है इस अस्पताल की बात करें, लगभग 200 करोड़ के लागत में बनाई गई है, 200 करोड़ इसका टोटल प्रोजेक्ट है। और तो और यहाँ पे अगर हम बात करें लगभग 250 बेड और बहुत सारे अत्याधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पे मुहैया करवाई जाएगी। तो पहला प्रोजेक्ट आपने देखा क्या है कि 250 करोड़ का क्या है, तो 250 करोड़ का एक हॉस्पिटल, यानी 200 करोड़ का एक हॉस्पिटल, इसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इससे जो है दक्षिण गुजरात के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पे बढ़ेगी। और तो और अगर हम बात करें, मोदी जी यहाँ पे श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे, की भी आधारशिला रखेंगे, और इस अस्पताल पर लगभग 70 करोड़ का खर्च होगा। क्योंकि देखो मनुष्यों का अस्पताल तो बहुत ज्यादा मिल जाता है, पर बहुत सारे ऐसे आवारा पशु है जो सड़कों पे या फिर अलग अलग जगह पे घूमते रहते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में क्या है कि उनके इलाज के लिए कहीं प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं होती या कोई सुविधाएं नहीं होती है, जिस कारण से वो जो है रास्ते पे या कहीं आप देखोगे उनकी जान निकल जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी जीने का अधिकार है, उनको भी स्वास्थ्य चाहिए। तो कहीं ना कहीं जानवरों के हॉस्पिटल आप बहुत रेयर केस में देखोगे। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, अच्छा इनिशिएटिव है, 70 करोड़ का एक जो है जानवरों का, यानी कि अगर हम बात करें पशुओं का हॉस्पिटल यहाँ खोला जाएगा। और यह अस्पताल पशुओं की देखभाल और उपचार के लिए जो है मतलब रिस्पॉन्सिबल होगा, ये चीज याद रखिए। तो फिलहाल 2 हॉस्पिटल्स के बारे में आपने देखा। इसके अलावा मोदी जी और क्या करने वाले हैं, तो आपको बता दें यहाँ एक और प्रोजेक्ट पे यहाँ वो फोकस करने वाले, वो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो यहाँ महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र की भी आधारशिला मोदी जी रखने वाले हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें, ये 3 प्रोजेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर वनडे एग्जाम हो या फिर आप मल्टीपल जो है प्री मेंस इंटरव्यू एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, ये तीनों प्रोजेक्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट से क्वेश्चन लास्ट 2-3 महीने तक का जरूर आता है, आपने देखा भी होगा। अब अगर हम महिलाओं के उत्थान के लिए यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अगर बात करें किसको मेनली फोकस किया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत में ये बनाई जाएगी। और तो और आपको बता दें, इसमें स्व विकास कार्यक्रमों के अलावा मनोरंजन का भी सुविधा उपलब्ध होगा, जिसमें 700 से अधिक जनजातीय महिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जनजातीय। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है जब से द्रौपदी मुर्मू जी यानी कि हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, तो ट्राइब्स यानी जनजातीय ट्राइब्स की बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है। और सुर्खियों में रहने के कारण जनजातियों से संबंधित जितने भी न्यूज आ रहे हैं, यकीन मानो इस साल में एक नहीं अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखने को पा सकते हो, जनजाति के ऊपर आ सकता है। जिस रिवोल्ट में अगर जितने जनजाति रिवोल्ट हुए थे, चाहे वो कोल रिवोल्ट है या संथाल रिवोल्ट है, ये सारे कहीं ना कहीं न्यूज में रहे हैं। और आपको गारंटी के साथ देते हैं, पूरे साल देख लीजिएगा 2022 के अलग अलग पेपर्स में भी चेक कर लीजिएगा, संथाल या फिर रिवोल्ट या फिर अगर हम बात करें आदिवासी, इनके ऊपर 2-4 क्वेश्चन तो गिरेंगे ही गिरेंगे वेरियस एग्जाम में। अब वो नहीं कह सकते कि किस एग्जाम में गिरे, पर देखने को मिलेगा। जब भी अगर आप किसी का अगर एनालिसिस देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरी याद आएगी। तो ये तो हो गया यहाँ पे। तब यहाँ पे देख सकते हैं इससे रोजगार मिलेगा और हजारों लोगों को कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आजीविका का व्यवस्था यहाँ पे किया जाएगा। तो ये हमारा आज का न्यूज था। न्यूज हो गया क्लियर। आई होप न्यूज में कोई दिक्कतें नहीं होगी। मेन 3 प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम होने वाला है, यानी अगर हम बात करें राजचंद्र मिशन के तहत 3 प्रोजेक्ट पे काम होने वाला। क्या आप इन बंदे को पहचान रहे हो? ये जो सूखे सूखे से पतले दुबले से एक बंदे दिख रहे हैं,
जो योग और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, क्या आप इन्हें पहचान रहे हो? क्योंकि आप इन्हें नहीं पहचान रहे हो, क्योंकि अब कहीं ना कहीं भारत के लोग इन्हें भूलने लगे हैं। और इन्हें लोग भूले नहीं, उसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके नाम से बहुत सारे मिशन चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इनको सुर्खियों में रखा जा रहा है। सर ये कौन शख्स है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है। क्या आप में से किसी को पता है कि ये शख्स कौन है? अगर पता है तो बिल्कुल आपको बता दें, ये जो है राजचंद्र जी है। इनके बारे में कुछ बातें आप सुन लीजिए। राजचंद्र जी का जो है इस साल लगभग 155वां जयंती मनाया जाएगा। अब 155वां जयंती जब मनाया जाएगा तो अब देखते हैं कितने लोग इसका बर्थडे सही गेस कर पाते हैं। गांधी जी से ये 2 साल बड़े हैं। अब बताओ ये कौन से ईयर में जन्म लिए होंगे? तो गांधी जी से ये 2 साल बड़े हैं। इससे आप गांधी जी का अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता होगा तो आप इनका भी डेट ऑफ बर्थ पता होगा। तो आपको बता दें कि ये गांधी जी से मात्र 2 साल के बड़े हैं। तो ये तो जन्म लिए थे 1867 में और गांधी जी जन्म लिए थे 1869 में, 1869 में। तो ये गांधी जी से 2 साल बड़े हैं, मगर गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु यही है, आध्यात्मिक गुरु। ये बात याद रखिएगा। चलिए क्लियर है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो महात्मा, नो महात्मा इन्हें कहा जाता था। यानी कि इसका मतलब क्या है? गांधी जी के भी महात्मा। हम गांधी जी को महात्मा कह के बुलाते हैं, तो गांधी जी के भी महात्मा किन्हें कहते थे? तो राजचंद्र जी को कहते थे। और गांधी जी ने प्यार से, बड़े प्यार से राजचंद्र बुलाते थे। राजचंद्र भाई शाह, राजचंद्र भाई शाह, ये दोनों गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, वे मोरबी के निकट एक गांव में यानी जोहरी परिवार में जन्म लिए थे 1867 में। और बचपन से ही इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति के थे, यानी धार्मिक प्रवृत्ति। अब धार्मिक प्रवृत्ति की हो या कोई भी प्रवृत्ति को, अगर आपने गांव या फिर अगर आज से 100 साल पहले अगर आप जन्म लिए हो तो कहीं ना कहीं आपको शादी विवाह करना ही होता था। अलग बात है बाद में आप ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, वो अलग केस है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 20 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हुई और उस वक्त 20 वर्ष बहुत ज्यादा माना जाता है। जैसे 1.5 वर्ष जो आज के डेट में देखोगे, बहुत सारे ऐसे एक्टर एक्ट्रेस है जो 40-50 साल के हो गए, 35-40 साल के पॉलिटिशियन हो गए, जो अपने आप को युवा कहते हैं और अभी तक वो शादी नहीं किए हैं। अब कहीं ना कहीं आज के डेट में आप उनको देखिएगा तो यार इतना उम्र हो गया, मतलब वो आपको अंदर से फील होता है ना कि कुछ ज्यादा ही उम्र हो गया, शादी का एज लग रहा है, निकलने लगा है। तो उस वक्त के लिए ये 20 साल बहुत ज्यादा था। आपको बता दें 20 साल के बाद, जब 20 साल की उम्र में इन्होंने शादी की तो इनसे लोग कहने लगे यार तुम्हारा उम्र इतना बढ़ लगा, कौन तुमसे शादी करेगा, कौन बिटिया देगा। ये बात है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उम्र में जब बहन से उनकी शादी हुई और उस दौर में ये काफी देर से हुई शादी मानी जाती है। उनके 4 बच्चे भी हुए, लेकिन श्रीमद राजचंद्र का पूरा ध्यान आत्मा परमात्मा के रहस्यों को समझने में ही लग गया। तो आपके मन में बड़ा सवाल आता होगा कि सर जब 4 बच्चे हो गए तो फिर ब्रह्मचर्य कैसे हुआ? तो भाई जो है जीवन का ज्ञान कुछ सालों बाद होता है। बाल बच्चा सब हो गया, मोह माया त्याग हो गया, उसके बाद जीवन का ज्ञान कहीं ना कहीं हुआ। ये तो पारिवारिक सुख है, पारिवारिक ये चीजें हैं जिससे लोग बन जाए तो फिर बंध ही जाता है। अब बात आती है गांधी जी के जीवन में 2 प्रमुख बातें जो है अहिंसा और ब्रह्मचारी। इसमें सबसे बड़ा योगदान राजचंद्र जी का है, जो कि अगला फैक्ट आपका कह रहा है। राजचंद्र जी ने ही अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पाठ कहीं ना कहीं गांधी जी को पढ़ाया। और आज जब भी गांधी जी परेशान होते थे, आत्मा क्या है, श्रीमद् भगवत गीता में क्या चीजें जो है, चीजों को क्यों ऐसे कहा गया है, क्यों किया गया है, तो ये सब चीजों का ज्ञान जो है कहीं ना कहीं श्री राजचंद्र जी जो है गांधी जी को दिया करते थे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओके सो नाउ यहां तक आपने देखा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इस संत को आज भारत के लोग बहुत, देखा जाए हद से ज्यादा भूल चुके हैं। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल इनके बारे में नहीं पता था? बताएंगे कि हाँ सर हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो बिल्कुल जान लीजिए, हो सकता है कभी किसी दिन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, श्रीमद राजचंद्र को कई लोग जैनों के 25वें तीर्थकार भी कहते हैं, जबकि आप जैनों के बारे में 24वें तीर्थकार के बारे में पढ़े होंगे। जो 24वें तीर्थकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैनों के 25वें तीर्थकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, तो आगे की बात करें, 24वें तीर्थकार आपको पता है महावीर जैनों के 24वें तीर्थकार थे। गांधी उनमें आध्यात्मिक विषयों पर लगातार विचार विमर्श और पत्राचार किया करते थे और उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित भी थे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जन्म के बाद उनका नाम बहुत बदला। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आप भी अपना नाम बदलते होंगे। पहले आपके घर वालों ने आपका नाम जो है लक्ष्मण प्रसाद रख दिया, आपको ये नाम पसंद नहीं आया तो फिर कुछ लोग आपको लक्ष्मण कह के बुलाने लगे, आपको बड़ा अजीब लगता था, आपने अपना नाम लकी कर दिया। लकी से कुछ लोग तुम्हें लक करके बुलाने लगे, हे लक व्हाट्स अप ब्रो। तो बिल्कुल इस तरह यहाँ भी इनके नाम के साथ बहुत छेड़खानी हुई है। बचपन में इन्हें लोग लक्ष्मी नंदन कहा करते थे, लक्ष्मी नंदन कहा गया। ठीक है, जिसके बाद उनका जो है 4 साल की उम्र में उनके पिताजी ने उनका नाम बदल कर क्या कर दिया, तो राजचंद्र कर दिया। और गांधी जी इनको प्यार से राजचंद्र ही बुलाया करते थे, ना कि राजचंद्र, ये याद रखिएगा। और बाद में वो खुद ही अपना नाम बदल के राजचंद्र कर लिए। मतलब कि लक्ष्मी नंदन ही राजचंद्र है,
रायचंद्र ही राजचंद्र है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही मुकेश खन्ना है। आई होप यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे क्या चीज़ है। तो बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी ऐसे सवाल पूछते हैं कि अगर वहाँ लक्ष्मी नंदन जो है इन्हें और किन नामों से जाना जाता है, तो यकीन मानो नन ऑफ दीज मार के आ जाते हैं, जबकि वहाँ रायचंद्र और राजचंद्र दोनों ही सही होंगे। याद रखिए, गांधी जी प्यार से इन्हें रायचंद्र भाई शाह कहा करते थे, कि गुजरात में भाई शाह चलता है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1901 में 33 वर्ष की आयु में श्रीमद राजचंद्र का निधन राजकोट के गांधी जो में हुआ, और गांधी ने इसी वर्ष ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। यानी इधर राजचंद्र जी का निधन हुआ और गांधी जी ने ब्रह्मचर्य को पालन इसी वर्ष किया था। अगर आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, एक बहुत अच्छी जो है कोट्स है जो यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रेस छपा था। आपको बता दें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक प्रेस छपी और शोधपरक किताब गांधी एज डिसाइपल एंड मेंटोर में थॉमस वेबर ने क्या लिखा था गांधी जी के बारे में, जरा सुनिएगा। तो गांधी जी के बारे में वो लिखते हैं कि गांधी के जीवन में एक ऐसा दौर आया कि वे ईसाई और इस्लाम मत से इतने प्रभावित हो गए थे गांधी जी, कि वो एक पल के लिए हिंदू धर्म छोड़ना चाह रहे थे। ये हमारा कथन नहीं, इस लेख का कथन से हम बात कर रहे हैं। तो वो एक पल के लिए हिंदू धर्म छोड़ना चाह रहे थे और ईसाई और इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होना चाह रहे थे। उनकी रुचि इतनी बढ़ गई थी कि अगर शायद उस वक्त अगर हम बात करें तो ये शख्स, जिन शख्स के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, वो नहीं होते तो कहीं ना कहीं गांधी जी ईसाई या फिर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए होते। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि गांधी जी ने अपने जीवन काल के दौर पे एक ऐसा दौर आया जब वो ईसाई और इस्लाम मत में जानकारों के करीब आए और उनके मन में धर्म परिवर्तन का ख्याल भी यहाँ तक आ गया था कि वो धर्म परिवर्तन भी करना चाह रहे। लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले अपने धर्म को ठीक से जाने। अब जब अपने धर्म को ठीक से जाने और समझे, उसके बाद कोई कदम उठाए। और इसी बीच उनका जो है मिलन, यानी कि अगर वो है अपने आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को जानने के लिए वो किनके पास गए, तो श्री राजचंद्र जी के पास गए। और कहीं ना कहीं उनके जो भी मन में डाउट था वो कहीं ना कहीं इन्होंने ही रिजॉल्व किया। और शायद जो है कहीं ना कहीं उनका ये जो विचार था अपने धर्म को छोड़ने का, वो कहीं ना कहीं कैंसिल हुआ। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। इतना डिटेल जानकारी आज तक आपने पहले नहीं ली होगी, हम गारंटी के साथ कहते हैं। आप चाहे जितना भी इतिहास पढ़े होंगे, इन सब चीजों के बारे में आपको नहीं पता होगा। ये वो फैक्ट है जो एविडेंस के साथ बातें करता है। अब गांधी जी ने अपने मित्र हेनरी पॉलक को राजचंद्र के बारे में लिखा था, मैं उन्हें अपने समय का सर्वश्रेष्ठ भारतीय मानता हूं। तो गांधी जी ने ये भी जो है अपने मित्र जो है हेनरी पॉलक को लिखा था। इसके बाद वेबर ने अपनी किताब में लिखा है कि राजचंद्र ने ही गांधी को समझाया था कि वे विवाहित रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। तो राजचंद्र जी के ऊपर जितने भी सवाल आएंगे, क्योंकि गांधी जी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे देश के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ये न्यूज़ आपका क्लियर रहा होगा, करंट से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर रहे होंगे और बाकी कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे फैक्ट क्लियर रहे होंगे। यानी कि अब आपके एग्जाम में चाहे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए या कोर से रिलेटेड क्वेश्चन आए, बिल्कुल आप घबराओगे नहीं, इस बात की हमें उम्मीद है। चलिए आइए अगला देखते हैं। चलिए आगे चले, हम आगे चले। आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है? एक बार सभी लोग बताएंगे, फास्ट जवाब देंगे, यस सर क्लियर है या नो सर नहीं क्लियर है। बाकी जितने लोग मेन चैनल के साथ पढ़ रहे हैं, यानी एग्जामपुर मेन चैनल के साथ अगर आप जुड़े हो, तो आप को बता दें ये क्लासेस यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर में हो रही है। अगर आपको ये क्लासेस बेहतरीन लगती है, आपको बता दें 0 to हीरो, यानी कि अगर टॉप टू बॉटम कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एक एग्जाम में जितना कंटेंट आपको देते हैं, जितना डेटा देते हैं कम समय में, उतना डेटा अगर कर लो तो आप हर एक एग्जाम के लिए जो है परफेक्ट हो जाओगे। चलिए बाकी कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर रहेगा। सर ये कैसे विवाह करके ब्रह्मचर्य? भाई जब बच्चे हो जाए, तुम यार थोड़ा सेंस लगाओ। अभी हो ना, अभी मतलब नौजवान हो, शादी वादी तो हुआ नहीं होगा, इसीलिए इस तरह के सवाल आ रहे होंगे। जब शादी हो गया, बच्चे हो गए, अब जीवन में कुछ बचा नहीं है, तो जब जान रहे हो कुछ होने वाला ऐसे भी नहीं है, तो ब्रह्मचर्य पालन करने में क्या दिक्कत है? कमाल करते हो यार, ऐसे बातें करते हो। अगला न्यूज है आपका, वेस्ट बंगाल टू हैव 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ से बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि जिले बढ़ रहे हैं। जब जिले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इस न्यूज को जरा सा हम देखते हैं यहाँ पे। तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। अब ये जो न्यूज
पब्लिश किया गया था, बहुत सारे वेरियस न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया। हमने इस न्यूज़ कटलेट को उठाया है कहाँ से? द इकोनॉमिक्स टाइम्स से। द इकोनॉमिक्स टाइम्स से इस न्यूज़ को हमने लिख लिया। हमें लगा ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा और कहीं ना कहीं इससे संबंधित 2-4 सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो सवाल यहाँ पे आता है कि सर क्या जिलों को बांट सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, राज्य सरकारों के पास ये प्रावधान है। संविधान में राज्य सरकारों के पास ये प्रावधान दिया गया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने नंबर ऑफ जिले बढ़ा सकते हैं। जिलों को बढ़ाने का, घटाने का उनके पास राइट्स है। अब अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है ठीक है तो अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है वेस्ट बंगाल का मैप है, शायद आपने बहुत बार देखा भी होगा। फिलहाल अभी ये ओल्ड मैप है, इनमें अभी बहुत सारे बदलाव अभी आपको देखने को मिलेंगे। यानी इसमें आपको जो है 23 जिले नजर आ रहे होंगे, पर आने वाले समय में जो है यहाँ पे आपको 30 जिले नजर आएंगे। अब आइए जरा इसके बारे में देखते हैं वो 30 जिले यानी 7 नए जिले कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें 23 जिले से कोई मतलब नहीं, यहाँ से सवाल आए या ना आए डजंट मैटर, क्योंकि आने की चांसेस कम है। नए क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? जो नए जिले बन रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, इच्छेमती, रानाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बेहरामपुर और बशीरहाट, ये नए 7 जिले हैं जो अब बंगाल के साथ जुड़ने वाले हैं। बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें, ये आज़ादी से पहले अगर हम बात करें, आज़ादी से पहले क्या बहुत दिनों बाद तक भी, ठीक है, ये जो है जब अगर हम बात करें जब आज़ादी हुई, हमें आज़ादी मिली, उस वक्त बंगाल का विभाजन हुआ और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान ले गया और पश्चिमी बंगाल हमारे साथ रह गया। मतलब आप समझ सकते हो जो पूर्वी बंगाल है वो आज की डेट का बांग्लादेश है। आज की डेट का कौन है? बांग्लादेश है। जो ईस्ट बंगाल है, क्लियर है? अगर उस वक्त जब वो आज़ादी के बाद उसे पाकिस्तानी ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और खुद को वो अपने आप को वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों को मैप में जब आप अपने आंखों को बंद करो, इमेज करो इंडिया का मैप, तो आपको समझ में आएगा। इमेज नहीं कर सकते हो मतलब कि आप अभी जियोग्राफी में भी पीछे हो। आपके घरों में 1-2 मैप होना चाहिए इंडिया का, वर्ल्ड का, जिससे कि आपको लोकेशन पता करने में आसानी हो। तो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हुआ और वेस्ट बंगाल हमारे पास रहा। और ये अगर बंगाल जो अगर हम बात करें तो बंगाल का विस्तार पहले बहुत बड़ा था। अगर आपने सुना होगा जो है शुरुआती समय से बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता था, इससे बहुत सारे राज्य टूटे और धीरे 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 ये टूटता गया। आज आपको वेस्ट बंगाल दिखने में छोटा साइज का है, पर एक समय ऐसा था कि बंगाल के अंदर ही सारी चीजें सीमित थी, ये बात याद रखिएगा। अब नवगठित 7 राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जिलों की संख्या बढ़ के कितना हो जाएगी? 30 हो जाएगी। जो पहले कितनी थी? 23 थी। तो पहले 23 थी और अब हो जाएगी 30, यानी 7 जो नए जिले हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको दिख रहा होगा। और तो और यहाँ पे एक चीज जानिएगा, नए जिले गठित करने या मौजूदा जिले की सीमाओं में परिवर्तन करने का या उन्हें समाप्त करने का शक्ति राज्य सरकार के पास है, जो कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। राज्य सरकारों के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी राज्य में जिले बना सकते हैं, जिलों को खत्म भी कर सकते हैं, ये राइट्स उनके पास दिया होता है। आगे की अगर हम बात करते हैं, राज्य सरकार द्वारा नवीन जिले का गठन या तो कार्यकारी आदेश के माध्यम से भी हो सकता है या विधानसभा द्वारा इसे पारित करके भी ये कर सकते हैं। डिपेंड ऑन स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के ऊपर निर्धारित करता है कि राज्य सरकार इसे कैसे करे। ओके देन नाउ आगे की बात करते हैं पश्चिम बंगाल, जो कि 19.3 मिलियन निवासियों के साथ। अब देखो 19.3 मिलियन, शायद आपको ये मिलियन वाला संख्या जब से यूट्यूब आया तब से समझ में आने लगा होगा, या जब से टिकटॉक या फिर ये जो सोशल मीडिया जो शॉर्ट्स वीडियो वाले ऐप आए हैं तब से आप शायद मिलियन समझने सीख गए होंगे। उससे पहले मिलियन बिलियन लोगों को समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि इनसे कोई पल्ला ही नहीं था। क्योंकि अब लोगों को समझ में आ जाता है कि जैसे ही 10 लाख हुआ तो हम ऑटोमेटिकली कह देते कि भाई 1 मिलियन हो गया, यानी 1M हो चुका है। क्लियर है कि नहीं? यानी 10 मिलियन मतलब 1 लाख, जो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, यानी कि यहाँ 19 मिलियन है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बातें हो रही है, कितने लाख की बातें हो रही है। क्लियर? यहाँ पे 90 मिलियन है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है? ओके, 9 मिलियन नहीं है। तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो आप जल्दी से बताओ कितने करोड़? कितने करोड़? करोड़ों की संख्या बताएंगे। सर पीडीएफ नहीं देते, कल नहीं आया था भाई, पीडीएफ रोजाना भेज देते हैं। देखो एक बात बता रहे, जो मेन चैनल वाले हैं उनको दिक्कत होती होगी, आप लोग यूपी पीसीएस में जो पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, ठीक है? बाकी जितने लोग लेट से आ रहे हैं सभी का स्वागत है, मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 90.3 मिलियन निवासियों के साथ क्षेत्रफल दृष्टिकोण से भारत चौथा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो ये स्टैटिक डेटा हो गया। स्टैटिक डेटा, स्टैटिक वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना कि बताइए जो है पॉपुलेशन के हिसाब से वेस्ट बंगाल का पोजीशन क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से वेस्ट बंगाल का पोजीशन क्या है,
तो और क्षेत्रफल की अगर बात करें 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तो 13 है एरिया के हिसाब से, एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें 4th सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। और जिस स्पीड में बांग्लादेश के लोग घुस जाते हैं कभी कभी, मतलब कहते हैं ना इलीगल तरीके से, तो हो सकता है आने वाले सेंसस में बहुत ज़्यादा ये अमाउंट दिखे। अभी ये हम भी नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स न्यूज़ है, बहुत सारे न्यूज़ दिखाते हैं कि बहुत सारे बांग्लादेश के लोग वेस्ट बंगाल में घुस गए हैं। अब ये हम अपनी राय नहीं दे रहे, ये न्यूज़ के सोर्स बता रहे हैं। आप आए दिन देखते होंगे न्यूज़ में बताया जाता हो कि आप कहाँ से हो, ये हो कहाँ से हो, ऐसे न्यूज़ आते हैं। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम भी बहुत सारा लगाते हैं। पश्चिम बंगाल पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में नेपाल और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है। ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है जो आप सभी को पता है। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल क्षेत्र का एक हिस्सा है। और कहीं ना कहीं ये सारे फैक्ट आपके स्टैटिक जीके में बहुत काम आने वाला है। और तो और आपको बता दें, इसके साथ असम, झारखंड, बिहार, सिक्किम और उड़ीसा अपनी सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर शेयर करता है। ये वो स्टेट्स है जो बॉर्डर शेयर करता है, यानी इनके पड़ोसी राज्य है। तो यहाँ आपने उसके भौगोलिक स्ट्रक्चर को भी देखा कि ये कहाँ पे है, ये भी देखा कि इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देशों के साथ है, यानी इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ बनाता है। और ये भी आपने देखा कि स्टेट बॉर्डर ये किस किस स्टेट के साथ बनाता है। अब कुछ एडिशनल फैक्ट आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 2011 की जब जनगणना हुई थी, देखो आपको पता है जनगणना हर 10 सालों में होता है, डिकेडल यानी दशक की जनगणना। जब 2011 की जनगणना हुई थी, उस जनगणना में कुल 593 जिलों की सूची बनाई गई थी, यानी 593 जिले उस वक्त थे। पर आए दिन आप सुनते होंगे हर 2-6 महीने में कि भाई इस राज्य ने इतने नए जिले बना लिए, इस राज्य ने इतने नए जिले बना लिए। अनुमानतः ये कहा जा रहा है, अनुमानतः का मतलब क्या है, नॉट श्योर, ये कहा जा रहा है लगभग बहुत सारे यानी 100 से भी ऊपर नए जिले अब बन चुके हैं। जब इतने सारे नए जिले बन चुके हैं, यानी आने वाला जो सेंसस होगा, यानी आने वाली जनगणना होगी, हो सकता है ये आंकड़ा 700 का भी पार हो जाए। अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें, जब तक सेंसस नहीं आया है, नया सेंसस नहीं आया है, तो एट प्रेजेंट टाइम जो भी है वो चीज़ें क्लियरली नहीं होगा, विथ एविडेंस नहीं हो सकता है। जब हमारे पास नया सेंसस आ जाएगा, अब नया सेंसस सर कब आएगा, तो इस डेटा के हिसाब से तो 2021 में ही आ जाना चाहिए था। पर 2021 में इसके जगह कोई और हमारे यहाँ आया था घूमने के लिए, हमारा देश आया था घूमने के लिए, और उसके स्वागत में हमने अपने सेंसस को कैंसिल कर दिया। क्या बताएगा कोई कि किसकी आगमन के कारण हमने अपना सेंसस कैंसिल किया था, यानी जनगणना को कैंसिल किया था? कौन हमारे घर में आए थे? घर में पधारो, क्योंकि हम अतिथियों का सम्मान स्वागत से करते हैं, ना कि कोई और चीज़ों से करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 2021 में कोविड आया था, तो कोविड के कारण जो है हमने सेंसस को पोस्टपोन किया। और अब आगे का सेंसस कब होगा, तब तक के लिए आप क्वेश्चन मार्क ही जानिए, इससे ज़्यादा जान के कोई फायदा नहीं है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ फैक्ट, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, MLA MLCs, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 23 + 7 = 30। ये क्यों बताए? इसका जुडिशियल कैपिटल कोलकाता, ये बेसिक चीज़ें है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारे सिटीज़ हैं जिसके बहुत सारे निकनेम है। आप कितने सिटीज़ के बारे में जानते हो? जैसे अगर हम बात करें, सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं, खुशियों का शहर किसे कहते हैं? आपने एक लाइन सुना होगा कि कलकत्ता है कंगालों का, ऐसा कुछ भी नहीं, ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कभी देखो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड बने हैं। अब एग्जाम ओरिएंटेड ये सब चीज़ें नहीं बनाए कि दिल्ली है दिल वालों का, भाई मेरा तो दिल है ही नहीं, मेरे पास तो कितने लोग आते हैं दिल रखते हैं, तो हम बोले कोई फ़ायदा नहीं, ऑलरेडी दिल जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो दिल वालों है, दिल्ली है दिल वालों का, मुंबई है पैसे वालों का, ऐसा कुछ नहीं। दिल्ली वाले के पास बहुत पैसे, आप शायद ध्यान से देखे नहीं हो, ठीक है। और कलकत्ता बोलते हैं कि कंगालों का, ऐसा कुछ नहीं। कलकत्ता में जाओ, इतने पैसे वाले कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये अलग बात है। तो आइए कुछ निकनेम्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ निकनेम्स है, ये निकनेम्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। वेस्ट बंगाल से संबंधित है, आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल से संबंधित। सिटी ऑफ जॉय या जॉयफुल सिटी, खुशियों का शहर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है खुशी भरा शहर, ये हम कलकत्ता को कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम कलकत्ता को कहते हैं, वेस्ट बंगाल के कोलकाता को कहते हैं। सिटी ऑफ प्लेसेस, भवनों का शहर, तो भवनों का शहर भी हम कलकत्ता को कहते हैं। और तो और सिटी ऑफ कैस्टल्स, इमारतों का शहर भी हम किसे कहते हैं, तो कलकत्ता को ही कहते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें सिटी ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि इमारतों या महलों का शहर, या गेटवे ऑफ ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, ये सब हम कलकत्ता को कहते हैं। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत बार आपने इस सवाल को देखा होगा। ये सारे कलकत्ता के निकनेम है, जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शायद आप 1-2 निकनेम जानते होंगे, पर यहाँ पूरा वेस्ट बंगाल से संबंधित जितने सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, ओनली उसी को रखा गया है। फालतू एक भी चीज़ें नहीं रखी गई है। आप शायद देखे होंगे बहुत सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर हम बात करें सिटी ऑफ पीस, शांति का शहर, वर्धमान शहर को कहते हैं, वेस्ट बंगाल का वर्धमान शहर को कहते हैं। हम ओनली वेस्ट बंगाल की बातें कर रहे हैं, ओके।
आगे की बात करते हैं लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड्स, काले हीरे का जो प्रदेश। तो देखो अगर हम बात करें कोल सिटी की बात करें, वो धनबाद है आपका, वासेपुर वाला धनबाद। मगर जब लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड की बात आती है तो आसनसोल इसका सही जवाब होता है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें भाईचारे यानी सिटी ऑफ ब्रदरहुड की बात करें, भाईचारों का शहर की बात करें, तो भाईचारों का शहर भी हम आसनसोल को ही कहते हैं, यानी ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा मिनी इंडिया की बात करें, मिनी इंडिया हम खड़गपुर को कहते हैं। मगर वही अगर मिनी मुंबई अगर आ जाता, मिनी मुंबई की अगर बात करें वो इंदौर को कहते हैं। यानी कि ये सारे निकनेम्स ये स्टैटिक्स पार्ट वाले हैं जो आपको जानकारी रहना जरूरी है। इसके अलावा मैंगो सिटी यानी आम का शहर हम मालदा को कहते हैं, और मालदा एक प्रकार का आम भी है जो बहुत ही फेमस आम है और लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रचलित आम भी है, जो आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा क्वीन ऑफ द हिल्स और टी सिटी, ये दोनों ही दार्जिलिंग को जानते हैं। तो इस तरह ये न्यूज जो कि 7 नए जिलों के बारे में था उसके बारे में हमने देखा, और कुछ कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के बारे में भी देखा। इतना इनफ होता है एक न्यूज को डिटेल से जानने के लिए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कतें नहीं हुई होगी। जल्दी से बताएंगे यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई? अभिमन्यु राज हमने सब तो बता दिया, आप जूम करके क्या करोगे, इसका अचार डालोगे जूम करके? हम तो सब बोल के ही बताए, हिंदी इंग्लिश दोनों बोले बताए। पीडीएफ मिल जाएगा मेरे दोस्त, पीडीएफ से आप पढ़ लेना। बाकी अगर जितने लोग मेन एग्जामपुर चैनल में पढ़ रहे हैं वो तुरंत जो है चैनल टैब पे जाइए, यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर, तीसरा आइकन होगा उसे क्लिक कीजिए और वहां उसे सब्सक्राइब करके वहां से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस रेगुलर वहीं से होगा। ये कुछ दिनों के लिए गेस्ट क्लास लगा हुआ है जो हम आपके साथ यहाँ मेन चैनल में भी आप हमें देख पा रहे हो, अदरवाइज ये रेगुलर क्लासेस वहीं पे चलेगी। चलिए क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो अगला न्यूज हम देखते हैं यहाँ पे। अगला न्यूज हमारा क्या कह रहा है? अगला न्यूज कह रहा है द हिंदू का है। सबसे पहले ये चीजें फोकस करो, ये न्यूज कहाँ से लिया गया। देखो एक एक चीज एविडेंस के साथ पढ़ाते हैं, मतलब कहते हैं ना कि अगर आप, हम क्यों कहते हैं ये आप 0 से लेकर हीरो लेवल तक की तैयारी करो, सब में भी काम आएगा। अगर आप तैयारी अगर यूपीएससी लेवल का भी कर रहे हो ना तो भी आपका काम आएगा। अरे ऐसा नहीं कि लिख लिख के हम यहाँ पे आपके साथ वेस्ट टाइम करेंगे, चीज़ों को आपको समझा देंगे, पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। यानी आपको लिखने का भी झंझट नहीं है, आपके पास लिखा लिखा है, बस आप उसको प्रैक्टिस कर लो। तो कहीं ना कहीं द हिंदू का ये आर्टिकल है, सुरेश एन पटेल स्वॉन इज एज अ सीबीसी कमिश्नर। तो सीबीसी के जो है नए कमिश्नर बनाए गए हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा, या तो सीबीसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं और इनके बारे में आ सकते हैं कि ये जो है नए बनाए गए। अपॉइंटमेंट से संबंधित ज्यादा न्यूज नहीं होता है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुरेश एन पटेल ने 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कमिश्नर के रूप में जो है अपना पदभार संभाला। तो ये बंदा है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज होते हो कि हर जगह पे मोदी जी बीच में क्यों रहते हैं? भाई क्यों ना रहे, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री है, अब हम आप रोक पाएंगे क्या? ठीक है, आप भी बन जाओ पीएम, आप भी हर एक के साथ फोटो खिंचा लेना, फोटो खिंचाने में क्या दिक्कत है? अब देखो इनके जगह पे हम खड़े हो गए थोड़ी देर की, ठीक है, इनका माथा अगर हट गया तो हम भी तो आगे मोदी जी के साथ, आपको क्लिक कर लो बस, चलो। तो अगर आगे देखेंगे इसको जूम क्या करें, चलो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सुरेश एन पटेल ने 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी के कमिश्नर के रूप में शपथ ली। अब सवाल यह आता है कि इनको शपथ किसने दिलाया होगा? तो याद रखिएगा सीबीसी कमिश्नर को हमेशा शपथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, यानी राष्ट्रपति दिलाते हैं। और इस बार अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे शपथ दिलाई है। मतलब अपने आप में आप देख सकते हो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और न्यूज यहाँ पे आ रहा है उभर के। अगर हम बात करें यहाँ पे, सुरेश एन पटेल आंध्र प्रदेश बैंक के पूर्व प्रबंधक निर्देशक थे, यानी कहीं ना कहीं ये बैंकिंग फील्ड से बिलोंग करते थे। अब बैंकिंग फील्ड से बिलोंग करते क्योंकि ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, ये बंदा जो अभी आ रहे हैं वो इससे पहले कहाँ थे? तो इससे, जैसे अभी तुम अभी मान लो एक एग्जांपल छोटी सी बात कर रहे हैं, ठीक है, तुम तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो तुम उससे पहले क्या करते थे, यानी तुम्हारा ग्रेजुएशन किससे हुआ था, ये मैटर करता है। क्यों देखो ये मैटर इसलिए करता है कि अगर आपका कॉमर्स लाइन अच्छा है तो आप बैंकिंग में बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर आपका आर्ट्स वाला पार्ट अच्छा है तो थ्योरिकल जिसमें जीएस आते हैं, जस्ट लाइक पीसीएस हो गया या कोई भी और एग्जाम्स हो गए जहाँ जीएस का वेटेज ज़्यादा होता है, उसमें आप अच्छा कर सकते हो। अगर आप साइंस वाले हो तो आप खुद ही कन्फ्यूज रहोगे कि हम किस में अच्छा करें, क्योंकि साइंस वाले एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं हम किस रास्ते जाए। बचपन में जब 10th के बाद जब 12 में हम लोग आईएससी लेते हैं या बीएससी लेते हैं तो बड़ा प्राउड फील होता है, ठीक है, ओ माय गॉड क्या तुम कौन सा लियो? बोला हम तो यार साइंस लेके पढ़ रहे। अच्छा तुम? हम तो कॉमर्स लेके पढ़। तुम? अरे बस हो रहा है मेरा यार, ले लिए जो मन किया, मतलब वो ऐसा आर्ट्स वाले, ठीक है। मगर जैसे ही आप फिर ग्रेजुएशन पार करके जाते हो और कुछ तो एक्स्ट्रा रहते हैं, बीबीए बीसीए, वो तो अलग दुनिया उनका है ना। जैसे वो पार करके हम आते हैं कंपटीशन लाइन में, और भाई यार समझ नहीं आ रहा यार, बड़ा दिक्कत हो रहा है। अब सारे लोग आर्ट्स वाले के पास जाते हैं, भाई यार तुमको समझ में आ गया? हाँ हमें समझ में आ गया। भाई ये जरा समझा दो यार।
ठीक है, बोले ये संविधान पढ़े समझ ही नहीं आया, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं स्टडी स्ट्रक्चर जो है ना अलग है। हमें कहीं ना कहीं बेसिक में उन चीज़ों की पढ़ाई करवानी चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे जॉब से रिलेटेड है। जब हमें पता है कि कंपटीशन की तैयारी करवानी है तो उसी बेस से सिलेबस शुरू से 10 से लगवा दो, तो कम से कम ग्रेजुएशन होते होते बंदा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ग्रेजुएशन देने के बाद सीधा एग्जाम दो, जॉब लग जाए, अलग से पढ़ने की जरूरत ना हो। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए मेरे हिसाब से, भाई ये मेरा व्यू है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीसी एक शीर्ष सतर्कता संस्था है जो किसी भी कार्यकारी पदाधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्र सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। आगे की बात करें, 1964 में संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति यानी कमेटी टू प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की सिफारिश पर सरकार द्वारा सीबीसी की स्थापना की गई थी, यानी एस्टैब्लिश कब हुआ था 1964 में। और 2003 की बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम लाया गया, यानी एक्ट लाया गया, द सेंट्रल विजिलेंस कमेटी एक्ट लाया गया, और इसके द्वारा इसे जो है जो हम कह सकते हैं सावधिक पुष्टि की गई, यानी एक चीज याद रखिएगा, इसे लीगल अधिकार दिया गया। और यह एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसमें बोले नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, बस इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि क्या अपॉइंट हुआ। चलिए आइए अगला न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज आपका द इकोनॉमिक्स टाइम्स है, इंडस्ट्रियल न्यूज है, इंडस्ट्रियल न्यूज है। क्या कह रहा है, आरबीआई स्टिक्स टू अक्टूबर 1 डेडलाइन फॉर कार्ड टोकनाइजेशन। अब देखो कार्ड टोकनाइजेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ये क्रेडिट कार्ड से संबंधित है, ये चीज याद रखिएगा। अब भाई क्रेडिट कार्ड तो बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी न्यूज आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल यहाँ पे किससे आया है, तो सवाल सबसे पहले है आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में भी आपको जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास आरबीआई का जानकारी नहीं है तो दिक्कत है। कोर सब्जेक्ट में अगर बात करें इकोनॉमिक्स से संबंधित ये आरबीआई हो गया, और अगर करंट की बात करें तो टोकनाइजेशन हो गया। तो पहले टोकनाइजेशन को देख लेते हैं, फिर आरबीआई को देखेंगे, क्यों अच्छा रहेगा ना, क्लियर है। तो कोई मुक्त नहीं है, बस खाने को मुक्ति होती है, काम तो घमंड के अंदर ही कर रहे हैं। चलिए सर, साइंस वाले के लिए मेडिकल लाइन सबसे अच्छा है, पर कहाँ मेडिकल लाइन में कहाँ जाते हैं साइंस वाले, आते तो कंपटीशन में ये ना सारे। देखो आप ग्रेजुएशन लेवल तक सब चोड़ में रहता है, नो डाउट, ये हम प्रैक्टिकल किसी की बुराई नहीं कर रहे, नो डाउट, ऐसा कोई बुराई नहीं है किसी का नहीं, हर एक स्ट्रीम अच्छा है। पर ग्रेजुएशन लेवल तक हम खुद फील किए ना, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल तक अगर कोई जैसे बंदा ऐसा अगर आईएससी मतलब मान लो अगर इंटर पास हो गए है ना, 12 पास हो गए और किसी ने बीटेक लिया, तो भाई क्या करो, अब भाई तुम्हारा इंजीनियर बन जाएगा 4 साल बाद। अरे वाह, जो छोड़ में रहता है 4 साल तक, भाई देख यार, कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, हैकर वैकर है, हम एक अच्छा सा बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कंप्यूटर इंजीनियर बनेंगे, बीसीए कर रहे हैं। भाई हमें तो बिजनेस करना है, बीबीए कर रहे हैं। तुम भाई हमको तो यार साइंस में जाना है, बीएससी लिया है, कुछ इंजीनियरिंग वाले बीई लिए है, ठीक है। अब भाई हमें तो अकाउंटेंट बनना है, कॉमर्स लिए। आर्ट्स वाले से कभी पूछना, भाई हमें कुछ नहीं बनना है, ठीक है। वो मतलब पूरे 3 साल तक वो ऐसा लगता है कि वो ये समझ ही नहीं पाते कि हम क्या किए, कि हम क्या करना है। और जैसे ग्रेजुएशन सबका खत्म होता है, फिर सब एक साथ मिल जाते हैं, भाई क्या हुआ, अरे यार उधर मजा नहीं आ रहा था यार, अब कंपटीशन करना है, इस बार जॉब ले लेना है, बाकी सब खत्म। मतलब कहीं ना कहीं आप देखो ऑलमोस्ट 80% जो है हमारे 80 तो कह सकते हैं इनफ नंबर है, 80% जो हमारे रूरल एरियाज में लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहीं आते हैं। अर्बन की बात नहीं कर रहे हम, रूरल एरियाज का तो यही है ना कॉन्सेप्ट, ये है कि नहीं, बताओ। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, खैर चलिए थोड़ा सा हास्य भी होना बहुत जरूरी है, बाकी इसे दिल से ना लीजिएगा, टूट जाएगा दिल आपका, ठीक है। अगर आप इसे दिल से लेके अगर बोले सर आर्ट्स वालों का बदनामी कर रहे हैं, बदनामी किसी का नहीं कर रहे हैं, तारीफ ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हम भूल जाते हैं, शायद वो जवानी का सुरूर स्टार्ट होता है ना, और यही सुरूर के कारण हम सब, जब सुरूर स्टार्ट होता है और सुरूर गुरूर में बदलता है, और गुरूर जब टूटता है तब हमें एहसास होता है कि असली जिंदगी तो कंपटीशन में, और कंपटीशन निकालो। चलो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आरबीआई द्वारा कार्ड टोकनाइजेशन सर्विस डेडलाइन 1 जुलाई से बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दिया गया। एक सिंपल सा लाइनर क्वेश्चन है, अब कार्ड टोकनाइजेशन आपको जानना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आरबीआई द्वारा मर्चेंट वेबसाइट पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड को 1 अक्टूबर 2022 तक टोकनाइजेशन का आदेश जारी किया गया है, जो पहले 1 जुलाई था। इसके अलावा और कोई भी न्यूज यहाँ पे इसमें आप नहीं कर सकते हो। आरबीआई द्वारा ग्राहकों की सुविधा और सिक्योरिटी की और अधिक प्रभावशाली बनने के लिए कार्ड टोकनाइजेशन सिस्टम शुरू किया गया है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं ये और भी ज्यादा प्रभावशील हो। और अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें टोकनाइजेशन से आशय क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को टोकन नामक वैकल्पिक कोड से बदलना है, जिसके तहत ऑनलाइन व्यापारियों को अपने ग्राहकों के कार्ड को अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर करने के लिए कार्ड डेटा के स्थान पर
टोकन नंबर का उपयोग करना होगा, यानी जहां कार्ड नंबर अब होता है उसकी जगह पे आप टोकन नंबर का इस्तेमाल करोगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं था, ये इंडस्ट्री यानी कि अगर हम बात करें उन उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, आरबीआई का एक ये था। अब यहाँ पे बात आती है कि सर आपने ये बातें तो हमें बता दिया, आपने हमें ये बातें बता दिया, चलो ठीक, कार्ड टोकनाइजेशन का एक ही न्यूज यहाँ पे आएगा। यहाँ से क्वेश्चन अगर करंट से आएगा तो एक ही क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कार्ड टोकनाइजेशन का जो डेट 1 जुलाई तक था उसे एक्सटेंड करके कहां तक कर दिया गया है, 1 अक्टूबर। इससे ज्यादा क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। कार्ड टोकनाइजेशन क्या है, कभी एक्सप्लेन इन 200 वर्ड्स, ऐसे भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सवाल क्या आएगा, सवाल आएगा अब आरबीआई से। अब सवाल आता है यहाँ आरबीआई से। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, जिसकी नींव 1900 कब रखी गई थी, 1926 में रखी गई थी। 1926 में एक कमेटी थी जिसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी, जिसे हम रॉयल कमेटी भी कहते हैं। तो 1926 में हिल्टन यंग कमीशन, जिसे आप रॉयल कमीशन कहते हो, इसने इसकी नींव रखी। कहा कि रिकमेंडेशन किया, कहा हम चाहते हैं कि भारत में एक सेंट्रल बैंक हो, केंद्रीय बैंक हो, क्योंकि उससे पहले हमारे देश में, आरबीआई से पहले हमारे देश में एक बैंक चला करता था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक, और यही सब काम करता था, यही सब काम करता था, जो भी लेन देन हो, जो भी काम करना हो सेंट्रल बैंक का, सब काम इसी के ऊपर था। इस इंपीरियल बैंक के साथ क्या हुआ, तो 1955 में इसी को बदल के एसबीआई बना दिया गया, और इसीलिए इसका भाव भी जो है आरबीआई से कम नहीं होता। आप कभी देखियो यहाँ के एम्प्लॉय अपने आप को आरबीआई एम्प्लॉय समझते हैं, अरे बाबा सर पासबुक अपडेट करना, अब 3 नंबर काउंटर चाहिए, देख नहीं रहो काम कर रहे, जाओ 6 नंबर में जाओ, दिन भर घुमा कर रख देते, एक पासबुक अपडेट नहीं होता है। हाँ, वही अब प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा है कि आप जाओ उससे पहले सब कुछ ये होता है। अब तो ये सब खत्म हो गया सिस्टम, अब तो ऑनलाइन हो चुका है। तो ये आज से 7-8 साल पहले की बात थी, अब तो अभी का नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने बहुत सालों से अभी हम बैंक विजिट भी नहीं किए, अब तो सारी चीज़ ऑनलाइन करते हैं। मतलब हमें लगता है कि 8 साल हो गए हम बैंक गए हुए, 8 साल हो गए बैंक गए हुए, अब तो सब ऑनलाइन कर लेते हैं। पैसे निकालना हो, पैसे देना हो, कितना भी पैसा लेने का हो या कितना भी पैसा देने का, कभी बैंक नहीं जाते। यहाँ तक बैंक वाले जो है ना, वो उनसे कंसल्ट कर लेते हैं कि वो खुद ही कर लेते हैं, सर कोई काम वाम हो तो बता देना। हम बोले भाई जब पैसा नहीं था तब कोई पूछता नहीं था, पैसा है तो सब बोलते कोई काम हो तो बता देना। तो ये फर्क भी है। आगे की बात करते हैं, 1926 में ये हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ने प्रस्ताव रखा, और इसके बाद एक एक्ट बना जिसे कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934। और इसी आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत अगर हम बात करें आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, एस्टैब्लिशमेंट की अगर हम बात करें, स्थापना हुआ कब, तो 1 अप्रैल 1985, 1 अप्रैल 1935। तो आप इस तरह देख सकते हैं आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। जब ये एस्टैब्लिश हुआ उस वक्त इसका हेड ऑफिस कोलकाता में था, यानी कोलकाता नहीं, उस वक्त कैलकाटा था, कोलकाता में था, याद रखिएगा, ठीक है। बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया कहाँ, मुंबई। मुंबई उस वक्त हम बॉम्बे के नाम से जानते थे, और ये शिफ्ट कब हुआ था, 1937 में। उस वक्त इसे हम मुंबई जब बॉम्बे बुलाते थे, इसे कलकत्ता बुलाते थे। साथ ही साथ आरबीआई के पहले गवर्नर हुए ऑसबर्न स्मिथ, दूसरे हुए जेम्स टेलर, और तीसरे हुए क्या नाम था, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो आरबीआई के तीसरे और स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर हुए। एट प्रेजेंट टाइम में शक्तिकांत दास जी इस पोस्ट को संभाल रहे हैं। जो भी मार्केट में महंगाई आए या फिर मंदी आए, उन सब के लिए जिम्मेवार आरबीआई होता है, और कहीं ना कहीं महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का है, और इसके लिए वो एक नीति बनाता है जिसे मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इतना बेसिक जानकारी काफ़ी है आरबीआई के लिए। आई होप आपको इतना न्यूज़ भी काफ़ी है इससे संबंधित। इससे ज़्यादा जानने के लिए फिर आपको इकोनॉमिक्स वाले क्लास में जाना होगा, जो कहीं ना कहीं आपको बड़ा लंबा और विस्तृत रूप से आपको वो बताएंगे। आप समझ रहे हैं, चलिए। तो आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं ठाकुर साहिब। 4 साल अगर आप हो गए, अगर आप सही दिशा में, देखो एक चीज बता, सही दिशा, जब हम तैयारी करते थे तो कहीं ना कहीं हमारी भी दिशा गलत थी। झूठ, देखो झूठ कह के कोई फायदा नहीं होता, दिशा गलत थी, चीजें गलत थे। जब उम्र खत्म हुआ, हमारे अटेम्प्ट्स खत्म हुए, तब पता चला कि सही तैयारी करने का तरीका क्या था। हम पीएचडी करने लगते थे कोई भी चीज़ों में। जैसे अगर हमने अगर मान लो एक एग्जांपल है हिस्ट्री में, अगर पढ़ा, अगर एक एग्जांपल है, हमने आज हिस्ट्री में पढ़ा तो मुगल के बारे में पढ़ा। अब मुगल में आपको एक मुगल के बारे में आपको पता है, ठीक है। तो अगर मान लो हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा, ठीक है, एक एग्जांपल, हमारे गुरुजी ने हुमायूं के बारे में पढ़ा दिया। अब हमारे अंदर खुजली कैसे मचती थी कि सर हुमायूं ज्योतिषी पे भी यकीन करता था, और इसीलिए वो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो हमारे अंदर खुजली आ जाती थी कि सर कहीं ये क्वेश्चन अगर पूछ दे कौन से दिन कौन कपड़ा पहनता था, तो टीचर भी झल्ला जाते थे, क्योंकि टीचर भी कभी इस तरह के क्वेश्चन सुने नहीं है, ना कभी आए।
अब टीचर से भी जवाब नहीं मिलता तो हम खुद ही 10, 12, 15 बुक पढ़ने लगते थे, वहाँ से भी जवाब नहीं मिला। बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि वे ऑफ जो रीडिंग था, वे ऑफ जो ये था वो गलत था। इतना पढ़ लिया कि शिक्षक तो बन गए, टीचर बन गए, ये चीज़ है। इतना स्ट्रांग हो गया सब्जेक्ट पर, हाँ कहीं ना कहीं शायद इसलिए भी बने कि जो गलतियाँ हमने की अब वो गलतियाँ आप ना करो। अगर वो गलती अगर आप करोगे तो बड़ा दिक्कत होगा, और इसीलिए हम हमेशा अलर्ट करते हैं, चीज़ें वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है, वो चीज़ें बिल्कुल ही मत पढ़ो। पीएचडी बिल्कुल ही मत करो, डॉक्टरेट बिल्कुल ही मत करो कोई टॉपिक में, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप ये करोगे तो आपके पास बस 2 ही ऑप्शन होंगे, एक तो आपके पास डिग्री होगा या तो आपके पास नॉलेज होगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ बता दे कि आप टीचर जरूर बनोगे, एग्ज़ाम तो भूल जाओगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इसीलिए कहीं ना कहीं ये हमारा फर्ज भी होता है कि आपको ये चीज़ें अवेयर करवाए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए देखो गवर्नमेंट का क्या रोल है। अच्छा सर आप बोल रहे हैं कि महंगाई के लिए आरबीआई है, फिर ससुरा ये गवर्नमेंट का क्या रोल है? तुम्हारा मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेरा ससुरा है, क्या बात है? मतलब हमें पता नहीं था यार, अपने ससुराल कभी जाओ तो हमें भी ले जाना यार। ठीक है, भारत सरकार से मिलने। देखो कैसे कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, कौन एंगल से आपको कोई विद्यार्थी कहेगा? इस तरह की भाषाएं तो शोभा नहीं देती है। शायद आपको नहीं पता, इसीलिए कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। जो कहते हैं ना, अगर आप पूरी तरह से अगर ज्ञान नहीं रखे हो किसी चीज़ के बारे में तो बड़ा दिक्कत होता है। चलो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, नहीं तो फिर ये बंदा भी बेकार ट्रैक बदल जाएगा, गलत पढ़ के सिलेक्शन भी नहीं ले पाएगा। भारत में महंगाई हो या मंदी हो, इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो या रिसेशन हो, डजंट मैटर, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटीज अगर हो रही है भारत में, अगर तो यहाँ पे हम महंगाई को लेते हैं, इन्फ्लेशन को लेते हैं। तो इन्फ्लेशन के लिए 2 बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है। पहला बॉडीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा बॉडीज है सेंट्रल बैंक। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक की बात करें, जब भी ऐसे सिचुएशन होती है महंगाई या मंदी आए, दोनों ही अपनी पॉलिसीज बनाती है, दोनों ही एक नीति बनाती है। और दोनों की पॉलिसीज क्या है? भारत सरकार जो नीति बनाती है इसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, राजकोषीय नीति। और सेंट्रल बैंक मीन्स हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से आरबीआई की। तो यानी आरबीआई जो पॉलिसी बनाती है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। तो भैया अब ट्रैक गलत नहीं करना, इसके बाद आप खुद ही आगे कर लो, क्योंकि समय फिर हमारे पास भी कम है। चलिए आइए अगले फैक्ट की ओर बात करते हैं। अगला न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओके सो नाउ द इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक और न्यूज है, देख सकते हैं। चलिए बाकी देखो, हम हमेशा से एक ही चीज कहेंगे कि देखो ज्ञान पूरे इंडिया में बहुत सारा मिलता है, पर सही ज्ञान लेना, नहीं तो फिर दिक्कतें होगी आगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं निकले, बहुत सारे एग्जाम निकले, पर जब एग्ज़ाम निकले उससे ज़्यादा हम कमा रहे थे, और कहीं ना कहीं दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। आप यकीन मानो कि जब आप कभी जाओगे किसी एयरपोर्ट में या किसी रेलवे स्टेशन में या कहीं, और अचानक कोई आके झुक के आपका पैर छू दे, या कोई ऑफिसर आके आपको रिस्पेक्ट से कहे कि सर ये वही गुरु है जिनसे हम पढ़े थे, तो वो वाला जब फीलिंग आप फील करोगे ना, तो वो चीज़ बड़ा आनंद आता है। पैसा तो इतना कमा लिया जितना हम पूरे रिटायरमेंट तक नहीं कमा पाते गवर्नमेंट में, पर अब उसकी कमी पूरी हो गई, अब जितना होना था वो हो गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है सेवा दे रहे। तो अगर हम बात करें, कारगिल वॉर पॉइंट्स 5140 नेम्ड एज अ गन हिल टू ऑनर सुप्रीम सेक्रीफाइस ऑफ गनर्स इन ऑपरेशन विजय। बहुत ही अच्छा न्यूज है, जरा देखेंगे इस न्यूज के बारे में। आपको पता होना चाहिए, टेट की भर्ती नहीं आई तो क्या करो भाई, टेट नहीं आए वो बाद में बातें करते हैं, वो सरकार के ऊपर है। वही कोई था गवर्नमेंट का, कोई यहाँ बोला ना ससुरा वाला, उससे पूछो, उसका ससुराल है भाई, मेरा नहीं है, वही बता पाएंगे काहे नहीं भर्ती आया अब वो खुद ही फंस गया बोल के क्या करेगा वो चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, समझेंगे यहाँ पे कि ये बहुत एक अच्छा है। देखो अगर हम बात करें भारत रियल हीरो, हम आपका, अच्छा हम आप सभी से एक बात पूछते हैं कि आप अपने अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के नाम लिखिए, फास्ट नाम लिखिए। आप अपने अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के नाम लिखिए। हमें उम्मीद है जब आप अपने फेवरेट हीरो और हीरोइंस के नाम लिखोगे तो शायद आपके नाम में सलमान, शाहरुख, अक्षय या फिर ऋतिक या फिर टाइगर श्रॉफ या फिर रणवीर कपूर या वरुण धवन, ऐसे ही नाम आएंगे हीरोज में। हीरोइंस की बात करें तो 2-4 सुंदरिया है, क्या नाम नहीं पता हमें उन लोगों का, ठीक है, बड़ा अजीबोगरीब नाम है, ठीक है, उनके नाम याद आएंगे। अब अगर हम बात करें दे आर नॉट अ रियल हीरो, वो एक्टर है, एक्टिंग करते हैं। हम जब हमारे गांव घर में हम लोग रहते थे 4 भाई या दोस्त, तो कोई एक्टिंग करता है, अरे यार नहीं खाना कहीं, बोला है ज़्यादा एक्टिंग मत करो, चुपचाप खाओ, 2 लफाड़ा लगाएंगे,
घर में माँ बाप ने भी आपको डांटा होगा कि एक्टिंग मत करो, वो एक्टिंग करते हैं। ही एंड सी इज अ एक्टर एंड एक्ट्रेस, नॉट अ हीरो, पर हमने उसे हीरो बना दिया। रियल हीरो तो हमारे आर्मीज है, हमारे सेना है, चाहे वो थल सेना, जल सेना या वायु सेना के, वो रियल हीरोज है जो हमें सेव करते हैं, हमें बचाते हैं। पर कहीं ना कहीं देखो दुनिया किस दिशा में हमें मोड़ दी है कि जिसे रियल हीरो मानना चाहिए उसे हम रियल हीरो नहीं मान रहे और हम हीरो किसी और को मान रहे हैं। ये चीज आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, यहाँ ऑपरेशन विजय के समय में एक पॉइंट था, क्योंकि अगर आपने बहुत सारी अगर मूवीज देखी होगी जो खासकर बॉर्डर से संबंधित है या वॉर से संबंधित है, तो जब भी मूवीज देखते होंगे तो वहां आप ज्यादा मारपीट, गोलियां, यही सब देखते होंगे या कहानी समझते होंगे, चीजों को आप नहीं ध्यान देते होंगे। जब भी अगर कोई पॉइंट पे कैप्चर करना होता है उसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है। तो यहाँ भी एक पॉइंट था जिसका नाम था पॉइंट 5140, क्योंकि इसी तरह बहुत जगहों को डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है। तो किस चौकी में किस पॉइंट पे कौन कब्जा किया, किसका कब्जा है, भारत का कहाँ तक कब्जा है। तो पॉइंट 5140 जिस पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कब्जा था, इससे कहीं ना कहीं हमने ऑपरेशन विजय के तहत हासिल किया। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो है हमें जो है, देखो जब भी इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो कहीं ना कहीं लॉस तो दोनों तरफ से होता है। तो अब इसका नाम अब हमने बदल दिया है और इसका नाम हमने रख दिया है गन हिल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप देख सकते हो यहाँ तक। चलिए चलिए क्लियर है यहाँ पे, चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो यहां तक आपने देखा, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम फैक्ट आगे बात करते हैं तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत और जश्न मनाने और ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कारगिल की द्रास में पॉइंट 5140 को गन हिल का नाम दिया है। सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब दूसरा यहाँ पे आ सकता है क्या, तो ऑपरेशन विजय के ऊपर आ सकता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद ये जीत की घोषणा की गई, यानी कि हम 5140 जीत लिए। यानी एक लंबी लड़ाई के बाद हमने ये विजय यानी कि ये जीत हासिल की। और कहीं ना कहीं लद्दाख के कारगिल में पाकिस्तान से पॉइंट 5140 को जीतने के लिए जिस मिशन की शुरुआत की गई थी उसी का नाम था ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ऑपरेशन विजय क्या था। तो 2 क्वेश्चन ही आगे बनेंगे, ऑपरेशन विजय क्या है और ये गन हिल क्या है। इसके अलावा इससे कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप समझ सकते हो, देखो न्यूज को पढ़ो नहीं, न्यूज को फील करो, न्यूज को समझो कि कितने सवाल यहाँ से बनेंगे। अगर ये चीज जिस दिन करना सीख गए तो समझो सारा न्यूज आपके अंदर है, क्योंकि न्यूज बदलता रहता है। आगे की बात करें, ये सारी चीजें वही चीज है जो यहाँ पे कहा गया, ऑपरेशन विजय के बारे में यहाँ बताया गया, जो हमने आपको वर्बली बताया। अगला न्यूज आपके स्क्रीन के ऊपर है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक कोई गलतियां नहीं किए होंगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एक बार बताएंगे सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर है। बाकी जितने लोग मेन चैनल के साथ जुड़े हैं और आप सभी से नम्र निवेदन है कि रेगुलर बेसिस आप जो है हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि रेगुलर बेसिस हमारी क्लास यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल पे होने वाला है। तो जब वहां पे अगर हमारा होगा तो कहीं ना कहीं आप रोजाना हमारी क्लासेस को नहीं देख पाओगे। तो इसके लिए आप तुरंत आप क्या कीजिए, अगर मेन चैनल से आप देख रहे हैं तो एग्जामपुर में चैनल टैब में जाइए। चैनल टैब में जाने के बाद तीसरा आइकन यूपी पीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर है, उसे क्लिक करके सीधा वहां से क्लास देखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप रेगुलर बेसिस में वहां से क्लास देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है रेगुलर बेसिस हम मिलेंगे। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार रविवार क्लास नहीं होगी मेरी, ये भी बात याद रखिएगा। यानी आज के बाद अब सीधा मंडे क्लास होगा, तब तक आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इन सारे करंट अफेयर का क्विज करना चाहते हो शाम को हमसे मिल सकते हो IAS PCS बाय एग्जामपुर, ठीक है। ओके सुनाओ फिर से एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया। कुछ लोग हमें कहते हैं सर आपका सबसे पसंदीदा अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया है शायद। एक बार किसी बंदे ने लिखा था कि सर आप जितने न्यूज़ करवाते हो, नो डाउट आप अलग अलग न्यूज़पेपर से न्यूज़ कटलेट लाते हो, कभी द हिंदू का भी होता है, कभी टाइम्स ऑफ इंडिया का, कभी इंडियन एक्सप्रेस। सर इसके अलावा भी कुछ न्यूज़पेपर है, आप शायद उसे फॉलो नहीं करते हो, तो शायद आपकी गलतफहमी है। हम अलग अलग न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, 7-8 न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं रोजाना बेसिस, ठीक है। हिंदी न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करते। बहुत सारे लोग हिंदी न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं। भाई हिंदी न्यूज़पेपर में खबरें बड़े खतरनाक होते हैं, अच्छे खबरें भी होते हैं, पर खबरें ज़्यादा खतरनाक वाले होते हैं। मसाला, मिर्च मसाला कि शाहरुख आज उसके साथ वहाँ गया है घूमने के लिए, तो हमारा भी ध्यान भटक जाता है कभी कभी। कटरीना जो है कार से घूम रही है, तो भाई ध्यान तो भटकता इंसानी है ना। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रेजेंटेड टू तमिलनाडु पुलिस। अब देखो प्रेसिडेंट कलर्स ये एक अवार्ड है, सबसे पहले समझिए एक अवार्ड है। ये इस साल किसको दिया गया? तमिलनाडु पुलिस को दिया गया। तमिलनाडु पुलिस को दिया गया तो तमिलनाडु की तरफ से कौन रिसीव किए होंगे? तमिलनाडु के CM जो है MK स्टालिन साहब किए होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे साफ है न्यूज क्या है हमारा। तो चेन्नई के राजा रथिनम स्टेडियम में एक सामान्य कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू। तो देखो पहला फैक्ट तो यहाँ पे ये हो गया
कि इनके पोस्ट के बारे में भी आ सकता है। देखो ज़्यादातर जो है अवार्ड्स कौन देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं और भी लोग देते हैं। तो इस बार कौन दे, तो एम वेंकैया नायडू द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को तमिलनाडु पुलिस के लिए प्रसिद्ध प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किया गया है। तो अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनर का सब्जेक्ट है। तमिलनाडु पुलिस देश के उन गिने चुने पुलिस विभागों में से एक है जिन्हें प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं उनके सर्वोच्च योगदान के लिए दिया जाता है। जब आपकी टीम, आपका पूरा इंटायर टीम एक बेस्ट कर रहा हो तो ऐसे अवार्ड से उनके मनोबल को और बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जैसे हम भी शाम को आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ हम आपको देते हैं। जितने लोग हमारे साथ शाम वाली क्लास करते होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि हम मनोबल बढ़ाने के लिए आपको क्या देते हैं रोजाना। चलिए, तो अगर हम बात करें तमिलनाडु पुलिस को 19 अगस्त 2009 को ही तमिलनाडु के दिवंगत नेता एम करुणानिधि के समय में ही स्वीकृति प्रदान की गई थी, परंतु तब यह सम्मान तमिलनाडु पुलिस को नहीं दिया गया था। मतलब समझ लो कि ये कब की बात करें, 19 अगस्त 2009 और आज क्या चल रहा है, तो आज आप देख सकते हो अगस्त 2022 चल रहा है। यानी कि लगभग 13 साल हो गए ना, 13 साल, 9 से 10 और इधर 12, 13 साल जो है बाद ये अवार्ड तमिलनाडु को कहीं ना कहीं मिल रहा है। मिलना कब का चाहिए था, पर कब मिल रहा है, खैर कोई बात नहीं, देर हुई आने में, उनको शुक्र है पर आए। तो सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आवास विकल्प प्रदान करने के लिए तमिलनाडु प्रशासन की भी सराहना की गई। वहाँ की जो है प्रशासन की भी तारीफ की गई। और तो और जो आगे बात कहता है, सम्मेलन में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, कमांडो, तटीय रक्षा सुरक्षा समूह और नीलगिरी पुलिस की टुकड़ियों द्वारा उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो दो अवार्ड यहाँ पे आ गया, याद रखिएगा। देखो दो अवार्ड हो गया ना, एक तो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, आप नाम ये अक्सर सुनते आए होंगे। तो ये न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने के लिए वैलिड है, उसके बाद फिर ये याद रखिएगा, फिर गार्ड ऑफ ऑनर फिर बदल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेगुलर वाले न्यूज़ नहीं होते हैं। सम्मेलन के दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को राष्ट्रपति निशान से भी भेंट दिया गया। तो यहाँ एक और अवार्ड आप देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं देखो, अब एक सिर्फ आप देखो, अब इसके बेस पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अवार्ड का बात कहा गया, प्रेसिडेंट कलर्स की बात कही। और यही होता है क्या, यही होता है कि आपने ये न्यूज़ तो पढ़ लिया, प्रेसिडेंट कलर्स वेंकैया नायडू ने तमिलनाडु पुलिस को दिया है और एम के स्टालिन साहब को पकड़ाया है, ठीक है, ये न्यूज़ आप पढ़ लिया, खुश हो गए, ओ माय गॉड न्यूज़ हमारा क्लियर। पर जब न्यूज़ के गहराई में जाते हो तो आप देखो 2 और अवार्ड यहाँ पे उभर के सामने है। मानते हैं छोटे ही अवार्ड है, पर कहीं ना कहीं अवार्ड तो है ना। अगर मल्टीपल क्वेश्चन में आपसे जब पूछ दिया जाए या फिर अगर वेरियस वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए तो उस वक्त आपके मुंह कैसे हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल वैसे आ जाएंगे, भगवान है कहाँ रे तू। तो बिल्कुल वही हाल होगा, इस बार निकाल लो, अगली बार पढ़ के आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला है राष्ट्रपति निशान। देश के लिए कम से कम 25 वर्षों की असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य राज्य पुलिस को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान बहादुरी, साहस, प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता, अखंडता और मानवता की सेवा भावना को दर्शाता करता है, यानी दर्शाता है, क्लियर यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फैक्ट, ये क्यों दिया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम राष्ट्रपति निशान की बात करते हैं। ये जितने सारे फैक्ट जो आपने देखा वो सारे आपके मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थे। जो इंपॉर्टेंट था उसको हाईलाइट कर दिया गया, जो नहीं था उसको नहीं किया गया। आई होप इस न्यूज को भी आपने क्लियरली समझा होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देखते। अरे भाई रामसर क्या रट के रखे हो, ठीक है, एक दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा सारे रामसर साइट्स, ठीक है। कुछ नए रामसर साइट्स आए हैं, देखो रट्टा मार लो यार। 4-5 स्टैटिक, वो स्टैटिक क्वेश्चंस में आते हैं, स्टैटिक न्यूज़ में आते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो बहुत सारे न्यूज़ आते हैं मेरे दोस्त, इजी वाले न्यूज़ आपको पता होता है। ये सारे न्यूज़ ऐसे हैं जो न्यूज़ आपको पता ही नहीं होता है। हम आपको जो न्यूज़ करवाते हैं ना, वो यकीन मानो यूनिक न्यूज़ होता है। जब आप पढ़ते हो तो समझ में आता है कि हाँ ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो आपको पल्ले नहीं पड़ता होगा। जैसे अगला हिंदुस्तान टाइम्स, देखो अब ये भी हम यहाँ पढ़ते हैं। अब टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बोलेंगे कि सर ये जानबूझ के आपने दे दिया। तो आप देख सकते हैं कैनेडियन स्कॉलर रिसीव्स, अब देखो ये इंटरनेशनल न्यूज है, कहीं ना कहीं अगर बात करिए इंटरनेशनल न्यूज है। कैनेडियन स्कॉलर रिसीव्स ICCR डिस्टिंग्विश्ड आइडियोलॉजिस्ट फॉर 2021 अवार्ड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरा देखते हैं जरा इसके बारे में। तो ये अवार्ड देते हुए आप देख सकते हो यहाँ पे, इस अवार्ड को रिसीव भी करते हुए। अब जरा सा देखते हैं, ये हम शख्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना। अब अगर हम बात करें यहाँ पे, कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रॉन्ग को वर्ष 2021 के लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR के प्रतिष्ठित आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपने आप में एक मोस्ट ऑनर
सवाल है। जब भी अगर हम बात करें, देखो सारे अवार्ड्स या सारे ऑनर के बारे में पढ़ो या ना पढ़ो, मगर कुछ ऑनर्स के बारे में आप पढ़ो जो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत स्पेशल, और ये उन्हीं में से एक है। ये जो है जेफरी जी की बात करें, जेफरी आर्मस्ट्रांग को भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, आप सुन सकते हो, भारतीय भाषा, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, इनमें से कितने का नॉलेज आपके पास है? इनमें से कितने का नॉलेज आपके पास है? जितना का नाम लिया, ठीक है। भारत के दर्शन, विचार, इतिहास, कला, संस्कृति, भारतीय भाषा, साहित्य, सभ्यता, समाज आदि के अध्ययन, शिक्षण, अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान की मान्यता में आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार प्रदान किया गया है। भाई हमारे पास भी इतना नहीं, हमारे पास कितने का नॉलेज हम आपको बता दें, अच्छा नॉलेज बताएं। भारत के दर्शन का नॉलेज है, विचार का भी है, इतिहास का भी है, कला है, संस्कृति, कल्चर, हाँ कल्चर का भी है। भारतीय भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं है भाई, सभी भाषाओं का ज्ञान नहीं है, झूठ क्यों कहना। साहित्य में रुचि है पर उतना नहीं है, मतलब हम 20% इसमें अपने आप को देंगे, है ना। सभ्यता, कल्चर की बात करें, कल्चर से पहले था पर अब कहीं ना कहीं कल्चर दूर हो गया। कुछ कल्चर पता है, पूरी कल्चर नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट से अलग अलग कल्चर है, तो थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा कमजोर है। समाज की बात करें, समाज भी यहाँ पे समझ पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, समाज का अध्ययन कर पाना। तो ये कुछ चीज़ों में हम भी पूरा 100% नॉलेज नहीं रखते हैं, पर अधिकांश चीज़ों में तो नॉलेज हम भी रखते हैं, पर हमें ये अवार्ड नहीं मिल सकता। चलिए आगे की बात करें। अगला है, इस वर्ष आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार के लिए वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स के संस्थापक आर्मस्ट्रांग और द भगवद गीता कम्स जो है अलाइव के लेखक को नामित किया गया था। ये बात आपको याद रहना चाहिए। और बाकी मिला किसको, तो आपने देखा ही, मिला जेफरी आर्मस्ट्रांग को। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। भाई ये ध्यान भटकाने के लिए कौन आ गया? दिन भर तो यही काम ही होता है, न्यूज़पेपर पढ़ना। चलिए, हाँ हमारे वायरस आ चुके हैं, कोई बात नहीं मिस्टर XYZ, ठीक है। तुम भी यार जॉब वॉब की तैयारी करो, क्या ये सब कर रहे हो? कितना पैसा वैसा कमा लेते हो? चेहरा तो नहीं दिखा पाओगे कभी, पैसे वैसे तो कमा भी लेते होंगे। काहे मन भटका रहे हो सब? यहाँ पे युवाओं है, सब युवा है, भटक गए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए। इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार को वर्ष 2015 में भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति द्वारा आयोजित प्रथम विश्व आइडियोलॉजिस्ट सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। इस अवार्ड की अगर हम बात करें, और आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार का उद्देश्य विदेशों में भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने वाले विश्व के प्रमुख भारतीयवादी को भारतीय विद्वानों के साथ एक मंच पर लाने का उद्देश्य दिया जाता है। यानी अब देखो इस अवार्ड का मेन मोटो क्या है, जैसे हम भारतीय, हमारे पास तो ये सारे होंगे, आपके पास भी कुछ नॉलेज होगा, हमारे पास भी कुछ नॉलेज है, नो डाउट। आप शायद कल्चर में ज़्यादा अच्छे से होंगे, आप शायद लैंग्वेज में हमसे ज़्यादा अच्छा होंगे, कुछ चीज़ों में आप हमसे भी अच्छे होंगे, मगर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जो विदेश में रह के भी हमारे हर चीज़ों को कहीं ना कहीं बेहतर से जान रहे हैं और उनको स्प्रेड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और ऐसे ही लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये अवार्ड किसे दिया जाता है। जर्मनी के प्रोफेसर हेनरिक फिरहार वॉन स्टीटेनक्रॉन जो है इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति है। इतना लंबा नाम तो हमारे मोहल्ले में 4 लोग का आ जाता है। चलो, तो अगर हम बात करें इंडोलॉजिस्ट पुरस्कार के तहत एक प्रशासित पत्र और एक स्वर्ण पदक और 20,000 रुपए की अमेरिकी डॉलर राशि प्रदान की जाती है। ये कुछ अमाउंट ही है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे भी आ गए कितने अमाउंट दिए जाते हैं, क्या क्या दिए जाते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है। यानी मल्टीपल 5 से लेकर 10 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आप बना सकते हो। अगर हम चाहे तो कम से कम 10 क्वेश्चन डिजाइन कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, और 10 क्वेश्चन अपने आप में तगड़े वाले होंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो हर एक फैक्ट जो क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है उनको हाईलाइट कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए अगर नोट्स बनाने का मन करे तो। आइए जरा हिंदी पेपर, बहुत सारे लोग कहते हैं सर हिंदी नहीं पढ़ते आप, अलग बात है, बड़ा चिढ़ आता है हमें। हिंदी ठीक है, हिंदी है, हम हिंदुस्तान है वतन हमारा, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें हिंद ठीक है बोले हिंदी, हाँ कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ये भी चीज़ एक आइडियोलॉजी चला है कि अगर 4 लोग बैठे हैं उसमें अगर कोई अगर 3 लोग इंग्लिश में बातें कर रहे, एक हिंदी में बातें कर, उसे हीन भावना देखा जाता है। पर हमारी सोच ऐसे नहीं है। हमारी सोच है कि हम जिस भाषा से को जानते, जो हमारी मातृभाषा है, वही हमारे लिए परफेक्ट है। ठीक है, दिखावटी भाषा है इंग्लिश मेरे हिसाब से तो इंडिया डीबी का है, इंडिया डीबी का। भारत की सावित्री जिंदल बनी एशिया की सबसे अमीर महिला, जानिए उनके पास कुल कितने 1000 करोड़ रुपए है। अब आप भी खुश हो गए होंगे सर, पहली बार, सही बात कह रहे हैं, जब से करंट अफेयर पढ़ा रहे फर्स्ट टाइम हम हिंदी न्यूज़पेपर का कटिंग डाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी न्यूज़पेपर का भी कटिंग हम डालते हैं, अलग बात है कि शायद जो है आप शायद फोकस नहीं करते हो या ध्यान नहीं देते हो। तो आइए जरा उनके चेहरा देख लो, तो बिल्कुल सावित्री जिंदल बहुत ही एजेड है, दादी की उम्र की है, मतलब हम सब
दादी हाँ आराम से, हमारी दादी भी इतनी ही थी, नानी हमारी नानी, ठीक है, दादी तो नहीं रही। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि सावित्री जिंदल, मतलब ये एक प्राउड मोमेंट है यार। मतलब समझो हमारे देश की महिला, एक तरफ हमारे देश में महिलाओं को कहीं ना कहीं दबा के रखा जाता है। आपके और हमारे घर में बहुत सारी महिलाएं होगी जो आप दिल से हाथ रख के बोलना, आप वो आज़ादी नहीं दे पाते हो वुमेन्स को जो आपके घर के पुरुषों को दिया गया। यानी आपके घर के पुरुष 10 बजे 11 बजे रात घूम के आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, बस थोड़ा सा इतना रात क्यों आया। पर वहीं अगर 7-8 बजे के बाद अगर घर की महिलाएं आने लगे तो फिर बड़ा भौचाल मच जाएगा ना, भूकाल मच जाएगा, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के सभी वुमेन्स के लिए, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल स्टोरी है इनकी। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा कहते हैं हर एक दिन एक वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक न्यूज़ हमारा रहता है। कल देखो, कल हमारा जो था छत्तीसगढ़ के ऊपर है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में महतारी रथ योजना जो स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ के सीएम द्वारा, उसके ऊपर था। और आज कहीं ना कहीं आप आज बिजनेस के में भी आप देख सकते हो। तो ये वो महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं अपना परचम गाड़ी है, अपना झंडा गाड़ी है, उन्होंने साबित किया है कि पुरुषों की इस रेस में हम भी पीछे नहीं है, हम भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। ठीक है, बस आप हमें अबला या लाचार मत समझो, हम भी जो है इकोनॉमी को बदल सकते हैं, हम भी जो है एक नए राष्ट्र की निर्माण कर सकते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा इनिशिएटिव और हम इसे रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सावित्री जिंदल 11.3 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। फैन होंगवी 11.3 ये भी है। यांग हुयान बड़ा 11 है, और यू याजुन, इनके नाम बड़े खतरनाक होते हैं, नाम भी हम जैसे लोग तो बड़ा टफ ले पाते हैं। खैर चलिए कोई बात नहीं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आइए जरा इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। अब आप समझ लो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस क्या है, बस नाम काफ़ी है, नाम काफ़ी है, वजनदार नाम होना चाहिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले देखेंगे भारत की सावित्री जिंदल वर्तमान में एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। पहला और आखिरी यही है, करंट अफेयर का यही करंट क्वेश्चन है। पर अब इससे रिलेटेड आप बोलोगे सर कुछ स्टैटिक या कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट या कुछ रिलेटेड या इनडायरेक्टेड कोई कोर्स सब्जेक्ट, भाई कोई कोर्स सब्जेक्ट नहीं, ये करंट है, ये पूरा कंप्लीटली करंट अफेयर का करंट क्वेश्चन है। मगर हाँ, इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल फैक्ट हो सकते हैं। जैसे इसने किसे पीछे किया, सावित्री जिंदल ने चीन के यांग हुआन, अब देखो यांग हुआन कौन थे, ये जो यहाँ कहाँ गए, यांग हुआन और ये फैन होंगवी, इन दोनों को यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे पीछे किया। ठीक है, पीछे छोड़कर वर्तमान में एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। सावित्री जिंदल 18 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ भारत तथा एशिया की सबसे अमीर महिला है। तो भाई एशिया की है तो भारत की तो होगी, ऐसा नहीं है। चलो आगे की अगर हम बात करते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 सूची में सावित्री जिंदल 10 सबसे अमीर भारतीयों की लिस्ट में अकेली महिला है। और तो और यानी इंडिया की अगर हम बात करें, टॉप 10 में अकेले इंडिया से यही है, और तो और अगर हम बात करें फिर टॉप 10 के बाहर है। और 2015 में सावित्री जिंदल को 55 वर्ष की आयु में अपने पति ओम प्रकाश जिंदल के ओपी जिंदल ग्रुप के एमरिट्स चेयरपर्सन के रूप में नामित किया गया था। और उसने ये वो कर दिखाया जो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बहुत चैलेंज सब्जेक्ट था। यानी उन्होंने अपनी कंपनी को सिर्फ वहां नहीं पहुंचाया, उस बुलंदियों पे नहीं पहुंचाया, अपना भी नाम जो है उसमें शुमार किया। साथ ही साथ देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों से यांग हुयान एशिया की सबसे अमीर महिला थी। पर कहीं ना कहीं अब ये रिकॉर्ड हमारे नाम आ गया, हमारे देश के नाम आ गया। तो अपने आप में मोस्ट जो है हैप्पीनेस न्यूज़ है। ओपी जिंदल ग्रुप की स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी, क्योंकि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्राइवेट कंपनी है, ओम प्रकाश जिंदल द्वारा की गई थी, और जिन्होंने पिछले 3 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में एक्टिव भूमिका निभाई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर हम बात करें बिजनेस की बुलंदियों को एक अलग ऊंचाई पर वो लेके गए। तो आई होप इससे संबंधित जितने भी करंट और फैक्ट क्वेश्चन थे वो सब क्लियर रहे होंगे, एक भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाकी फोर्ब्स के बारे में जानना चाहते हो तो फोर्ब्स 4 चीजों को देखता है और इसी के आधार पर वो रैंक देता है, 4 मानकों को देता है। सबसे पहले बिक्री, कि आपकी प्रोडक्ट्स की बिक्री कैसी है। दूसरा, उससे आपको लाभ क्या हो रहा है, यानी आप प्रॉफिटेबल है या नहीं है। कुछ लोग सेवा के पर्पज से काम करते हैं, यानी कम रेशियो में, या और परिसंपत्ति आपका कितना है, टोटल एसेट्स कितना है, और आपके कंपनी का बाजार मूल्य क्या है, यानी कि मार्केट वैल्यू क्या है। तो ये 4 पैरामीटर्स को देखता है फोर्ब्स, और देन उसके बाद डिसाइड करता है कि कौन होगा रैंक 1, कौन होगा रैंक 2। तो ये 4 पैरामीटर्स जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये भी सवाल में आ जाए कि फोर्ब्स के अनुसार जो है सावित्री मैम एशिया के नंबर 1 जो है रिचेस्ट वुमेन रही है। फोर्ब्स किन पैरामीटर्स के अनुसार इसे डिसाइड करता है। तो ये वाला अगर सेक्शन अगर छोड़ दिए तो भी दिक्कत है। तो कोई भी सेक्शन, देखो एक चीज क्या होता है, पीपीटी से पढ़ाने से फायदा है कि हर एक चीज आपको सिस्टमेटिक वे से मिल जाता है, हम आपको इसको समझा देते हैं। एक बार अगर आप समझ गए तो हर एक लाइन का मतलब आप समझ जाओगे, हर एक फैक्ट का मतलब समझ जाओगे। चलिए क्लियर है यहाँ पे। ये एक एजेंसी है अभिषेक, ठीक है, एजेंसी है। जैसे अगर हम सिंपल सी बात करें
जैसे अगर हमारे क्लास में, ठीक है, हमारे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कौन तेज है कौन तेज नहीं है? तो एक टेस्ट कंडक्ट करवा लेंगे। जैसे आज आप करंट अफेयर पढ़े, अब इस हम डेली आपका भी, हम भी आपके लिए एक रैंकिंग निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा रैंकिंग देखना है, शाम के 6 बजे वाली क्लास देखिए, IAS PCS बाई एग्जामपुर में रोजाना हम वहाँ रैंक दिखाते हैं, किस बंदे ने कितने सही सवाल दिए। आज कल जैसे 20 सवाल किए थे, अब 20 सवाल में जैसे आज अभी हम 2 बजे तक सारे डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और 2 बजे तक में जितने लोगों ने या जितना भी रैंक लाया, किसका कितना सही हुआ, 20 में से 18, 20 में से 17, तो वो वहाँ डिसाइड करते हैं, वो बताते हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आपने जो सही दिया। अब सही, अब यहाँ पे हम ये नहीं देख पा रहे कि आप चोरी करके दे रहे हो या फिर देख के जवाब दे रहे हो, डजंट मैटर, वो आप अपने ऊपर है। अगर आप बिना देखे जवाब दे रहे हो तो और अच्छी बात है, और देख के जवाब दे रहे हो तो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए क्लियर है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगला न्यूज़ टाइम्स ऑफ इंडिया से, फिर से आपके मन में एक सवाल दौड़ा होगा, सर आपका फेवरेट न्यूज़पेपर आ गया। भाई ऐसा कुछ नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और न्यूज़ है, मंकी पॉक्स टास्क फोर्स सेटअप एज अ फर्स्ट डेट इन इंडिया कंफर्म्ड। देखो, मंकी पॉक्स के बारे में कुछ दिन पहले हमने आपको एक विस्तृत जानकारी दी थी। अगर आपने उस वीडियो, उस न्यूज़ को नहीं देखा है तो आप एक बार देख लेना। प्रीवियस क्लासेस में शायद 2 या 4 दिन पहले की बात है, कितने दिन पहले क्या, जो रेगुलर होंगे उनको पता होगा, 2-4 दिन पहले ही हमने मंकी पॉक्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्लास लिया था। अब मंकी पॉक्स की बात करें, बिल्कुल चेचक की तरह, यानी कि आपके शरीर में दाने आ जाते हैं बड़े बड़े। इस बार हमने फोटो नहीं लगाया, बहुत लोग को इस बार बोले कि सर हम फोटो देख के 4 दिन बीमार हो गए। कुछ लोग मैसेज लिखे थे उसमें कि सर ऐसे फोटो मत लगाया कीजिए, वो फोटो देख के 2 दिन हम बीमार रहे। हम बोले यार तुम्हारा दिल पता नहीं, मतलब रूई से भी मुलायम है, ठीक है, बड़ा दिक्कत होगा तुम्हारे साथ आने वाले समय में। थोड़ा सा लोहा हुआ तो नहीं, लकड़ी बना लो अपने दिल को। तो अगर हम बात करें, बीमारियाँ बहुत सारी आ रही है, हर दिन आप सुन रहे होंगे कहीं मंकी पॉक्स आ रहा है, कोविड आ रहा है, ऐसे और भी बहुत सारे वेरियस टाइप की बीमारी आ रही है। तो एक बीमारी के ऊपर सवाल तो बनता है। आप ये भी देखोगे आने वाले 2022 के लास्ट तक में जो भी एग्जाम्स होंगे, उसमें 1-2 क्वेश्चन बीमारी के ऊपर होगा ही होगा। ये भी रिटन में ले सकते हो हमसे, ये नहीं कह सकते कि किस एग्जाम में होगा, पर होगा। आप 2022 में जितने भी एग्जाम्स होंगे, और 1-2 नहीं होगा, बहुत मल्टीपल होंगे, 10-20 एग्जाम्स में बीमारियों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो बीमारी के ऊपर जब क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा अलर्ट रहो। अब अलर्ट रहो कि अगर हम बात करते हैं तो मंकी पॉक्स के ऊपर इंडिया का पहला डेथ आ चुका है। जब पहला डेथ आया, कंफर्म डेट आया, तो अब भारत सरकार की आंखें खुली और भारत सरकार ने एक टास्क फोर्स रिलीज किया है, सेटअप किया है। बोलो यहाँ तक क्लियर है? न्यूज हमारा क्लियर होगा। चलिए, कोविड से बहुत ज़्यादा डेंजरस है मंकी पॉक्स, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना, ठीक है। मंकी पॉक्स के संदर्भ में आपको कुछ चीज़ें बता दें कि टच नहीं होना किसी से टच, ये भी छुआछूत बीमारी है, ठीक है। आप उनके अगर पसीने के संपर्क में, उनके यूज़ किए हुए कोई भी खाने या फिर ड्रेसेस के संपर्क में अगर आते हो तो हो सकता है कि आपको भी ये बीमारी हो जाए। और सबसे डेंजरस बात यह है कि 30 दिनों तक तो आपको 25 मतलब लगभग 1 महीने तक तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको है। अचानक उसके बाद आपका शरीर जो है डांस करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जग घूमियों वाला हाल आएगा। कभी पेट खाली होने लगा, कंफ्यूज हो जाओगे कि पेट से में कुछ है भी कि नहीं है, दस्त हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, थकान होने लगेगा, उल्टी होगा, इस तरह के लक्षण आएंगे। आपको लगेगा ये नॉर्मल जो वायरल डिजीज़ है, पर जब तक आप पता करोगे तब तक आप बहुत लेट हो चुके होगे। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें याद रखिएगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। हम खुद ही मेट्रो से जाते थे, अब कहीं ना कहीं मेट्रो से अब जाना बंद कर दिया, क्योंकि मेट्रो दिल्ली के लिए बहुत परफेक्ट है अगर पर्सनल गाड़ी से, क्योंकि गाड़ियों में जाम बहुत लगता है, चाहे आप बाइक से आओ या कार से आओ। कार से तो भूल ही जाओ, मतलब हाथ जोड़ लेना कार से, क्योंकि आप जो चीज़ें आप ट्रैवल 30 मिनट में करोगे वो 2 घंटे लेगा। चलिए खैर, अगर इस न्यूज़ की बात करते हैं, इस न्यूज़ को देखते हैं और भी गहराई से। इस न्यूज़ की अगर हम बात करें, केंद्र सरकार द्वारा देश के में मंकी पॉक्स की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है, और सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स भारत में मंकी पॉक्स के लिए दैनिक सुविधाओं के विस्तार और टीकाकरण की खोज पर सरकार को मार्गदर्शन करेगा। जस्ट लाइक जैसे कोविड के लिए मार्गदर्शन किया था कि कैसे कोविड जो है जल्दी ठीक हो, क्या हो, इसके लिए यहाँ पे भी किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। साथ ही साथ टास्क फोर्स का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि इसको लीड कौन कर रहे हैं। जो मंकी पॉक्स के ऊपर टास्क फोर्स, क्वेश्चन आएगा मंकी पॉक्स के ऊपर एक टास्क फोर्स गठन किया गया था भारत सरकार द्वारा, इसको लीड किसके द्वारा किया गया था, और वहां अलग अलग नाम होंगे। उस नाम में आपको याद रखना है कि नीति आयोग के एक
सदस्य है जिसका नाम है डॉक्टर वीके पॉल, इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ कुछ और सदस्य होंगे, कुछ स्वास्थ्य मंत्रालय के लोग होंगे, सचिव होंगे, डजंट मैटर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमेशा लीडर पूछा जाता है, जो हेड कर रहा है, जो टीम को लीड कर रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भारत में वर्तमान में मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अगर हम बात करें 3 मामले अकेले केरल में है और 1 दिल्ली में है, यानी हमारे प्यारे दिल्ली में भी एक मंकी पॉक्स का मामला देखने को मिला। और भी कुछ राज्यों में है, पर कहीं ना कहीं कंफर्म जब तक होता है कुछ चीजें, देखो ऐसे तो अक्सर न्यूज आते रहता है, ये डेटा जो है ये बदल सकता है, ठीक है, डेटा वे भी चेंज, ये थोड़ा इसको ना, इस डेटा को कंफर्म नहीं लेना, इस डेटा में चेंजेस होंगे, क्योंकि ये डेटा जब तक लिया गया है, हम कुछ दिन पहले तक की बात कर रहे हैं, जब तक ये न्यूज अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ न्यूज से कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे अचानक पता चले 10 बढ़ जाए, अचानक पता चले 20 बढ़ जाए, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज याद रखिएगा, ये वाला ये लाइन, ठीक है, ये आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 78 देशों में मंकी पॉक्स के 18,000 से अधिक मामले सामने आ गए। ये वर्ल्ड जो है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, और इसी कारण से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके स्प्रेड को देखते हुए, यानी इसके फैलाव को देखते हुए इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। हाल ही फिलहाल में यही न्यूज हमने डिस्कस किया था, यहाँ भी कहीं ऐसा लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। खैर, मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक रोग है जिसे बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचान किया जाता है, और साथ ही साथ मंकी पॉक्स नाइजीरिया के लिए स्थानिक बीमारी के रूप में चिन्हित किया गया। पिछली बार हमने जो क्विज किया था, क्विज में हमने कहा था कि मंकी पॉक्स चाइना से स्टार्ट हुआ है, नहीं, याद रखिए, इस बार हमने उसका आंसर भी यहाँ मेंशन कर दिया, क्योंकि इसका राइट आंसर पिछली बार हमसे कोई पूछा था, हमने कहा था अभी हमारे माइंड में नहीं है और हमें अभी इस पे थोड़ा कंफर्म करके बताएंगे, और उसके लिए जो बंदा ने पूछा था, ठीक है, उसी के लिए ये सवाल, ये लाइन कहीं ना कहीं डेडिकेटेड है कि मंकी पॉक्स का जो है ओरिजिन ये माना जा रहा है कि नाइजीरिया के स्थानिक बीमारी के रूप में इसे चिन्हित किया गया है, कि ये कहीं ना कहीं नाइजीरिया का ही ये लोकल बीमारी है। तो क्लियर समझ रहे हो, स्थानिक मतलब समझ रहे हो, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लाइन है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगे आ सकता है। और ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, मंकी पॉक्स वायरस जो है पॉक्सविरिडे परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस के एक सदस्य के रूप में इसे जाना जाता है, यानी कि उसी कैटेगरी का एक वायरस है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, जितने भी लाइन आपने देखा, हर एक यहाँ से भी हम कम से कम 5 से लेकर 10 टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप सरल आसानी से कर सकते हो। तो चीजें डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन सेट कैसे किया जा सकता है। हर एक फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है, नजर रखना है कि चीजें क्या कह रही है और वो कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी का। मंकी पॉक्स पहली बार 1958 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बंदरों में तथा वर्ष 1970 में मनुष्यों में रिपोर्ट किया गया था। तो फर्स्ट टाइम आप देख सकते हो, ये आज की बीमारी नहीं, बहुत पुरानी बीमारी है। और वर्ष 2017 में नाइजीरिया द्वारा अंतिम पुष्ट मामले के 40 साल के सबसे बड़े प्रलेखित प्रकोप के अनुभव में किया गया था, यानी आखिरी जो पुष्टि की गई थी मंकी पॉक्स की, तो वो नाइजीरिया में की गई थी। और शायद यही कारण है कि जब आखिरी व्यक्ति नाइजीरिया मिला, फिर उसके बाद अचानक कैसे मिला, तो ये एक अपने आप में गंभीर समस्या है। फिलहाल समस्याओं को बढ़ाने से अच्छा है कि इसका शोध करें, इसके ऊपर वैक्सीन डेवलप करें, इसके ऊपर जो है जो प्रिकॉशन क्या लिया जाएगा, कैसे इससे हम बचे, इन सब गाइडलाइंस को कहीं ना कहीं फॉलो करने की जरूरत है। आई होप इस न्यूज़ को भी आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अब देखिए, अब एक नया न्यूज़ मिंट से भी हमने लिया है। मिंट ऐसा नहीं कि हर एक जांच लेते हैं, मिंट से स्टील मिनिस्ट्री सेटअप एडवाइजरी कमेटी फॉर सेकेंडरी स्टील सेक्टर। अब सबसे पहले देखो, स्टील मिनिस्ट्री क्या न्यूज़ है, अगर हम बात करें, आप सभी को पता है, इस्पात मंत्रालय द्वारा या फिर नागरिक उद्यान और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो पहले कांग्रेस में थे और बाद में फिर बीजेपी में गए, और इनको एक अच्छा पोस्ट दिया गया, केंद्रीय मंत्री का पोस्ट दिया गया। तो इनकी अध्यक्षता में अगर हम बात करें, माध्यमिक इस्पात के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन यहाँ बनेगा और कुछ भी नहीं बनेगा, मगर हाँ, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो, करंट का क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि एक कमेटी का गठन किया गया जिसको लीड कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कर रहे हैं, ठीक है। मगर एक लाइन का यहाँ एक और क्वेश्चन आ सकता है। वो सर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है? तो वो क्वेश्चन आ सकता है सेकेंडरी सेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, ये चीज आपका एक बन सकता है। पहले न्यूज को देखते हैं और फिर उसके बाद एडिशनल फैक्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए आज का, कोशिश यही रहेगा। तो इस्पात मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में माध्यमिक इस्पात के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, नवीन गठित सलाहकार समिति इस्पात क्षेत्र के संबंधित मुद्दों को माध्यमिक इस्पात उद्योग से सुधार और विचार विमर्श करेगी। और समिति की पहली बैठक 8 अगस्त को आयोजित की जाएगी, जिससे
सभी हितधारकों के इनपुट आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी सहायता से कार्रवाई योग्य बिंदु की शीघ्र पहचान की जा सकेगी और उनका समाधान जल्दी किया जा सकेगा। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक ही मेन पॉइंट था कि इस कमेटी का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और हमेशा कमेटी का काम क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट है उनको वो लोग फेस करेंगे और फेस करके वो लाएंगे कमेटी के पास और कमेटी उसको तुरंत रिजॉल्व करेगा, ये काम है। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में बस यही आएगा इस कमेटी के चेयरमैन किसे है या किसके नेतृत्व में ये बनाया गया, ये चीज याद रखिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इससे संबंधित सेकेंडरी सेक्टर जरा सा देख लेते हैं, सेकेंडरी सेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें तो है ही। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जब भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं, इकोनॉमी में हम याद रखिएगा कि हमारा तीन सेक्टर है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, जिसे आप हिंदी से देखो, आप ये सुन लेना और लिख लेना, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। इस प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, यानी कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर है यहाँ पे, यानी जितने भी कृषि प्रधान लोग हैं, जो भी कृषि पे डिपेंडेंसी वाले लोग हैं, वो सब इधर आएंगे, यानी यहाँ पे आएंगे। क्लियर है यहाँ पे। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा निर्भरता सबसे ज्यादा इसी के ऊपर होता है देश का, यानी देश में सबसे ज्यादा लोग निर्भर कृषि क्षेत्र में ही है। दूसरा क्षेत्र हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, और सेकेंडरी सेक्टर को हम और भी नामों से बुलाते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बुलाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बुलाते हैं। और अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्षेत्रों का इन्वॉल्वेशन भी अच्छा खासा है, यानी पर प्राइमरी सेक्टर से बहुत कम है। और थर्ड है हमारा टर्सरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये मेनली तीन प्रकार के क्षेत्र हैं। प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। एंड टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इन तीनों में अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें, सबसे ज्यादा लोग निर्भर की बात करें, याद रखना निर्भर, लोगों का निर्भरता की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा निर्भर पहला में ये होगा, दूसरा में ये होगा और तीसरा में ये होगा, निर्भरता की बात करें। मगर सबसे ज्यादा इकोनॉमी में योगदान की बात करें, जीडीपी में योगदान की बात करें, सबसे ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान किसका होता है, तो फिर वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देश में योगदान की बात करें, योगदान तो योगदान की अगर बात करें, नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर दोनों ही केसेस में नंबर 2 है। और यहाँ पे जो भी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री में बनने वाले जितने प्रोडक्ट है वो सब इसी के अंदर आते हैं, यानी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आज का यहाँ तक हम रखते हैं। अब बाकी कुछ न्यूज़ रह गए थे, अब क्या करें, टाइम की कमी कारण नहीं हो पाया वो। एक न्यूज़ देखते हैं, 2 न्यूज़, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, 2-3 न्यूज़ रहे। चलिए, बाकी कल की क्लास को बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना प्यार दिखा सकते हैं। और अगर आप क्विज करना चाहते हो, इस पूरे सेशन का क्विज करना चाहते हो, शाम को 6 बजे IAS PCS बाय एग्जामपुर चैनल में आ जाइएगा। और जितने लोग मेन चैनल के साथ पढ़ रहे हैं, आपको बता दें ये क्लासेस मेन चैनल में रेगुलर नहीं चलेगी। आप तुरंत वहाँ से उठिए, एग्जामपुर चैनल को जाइए, वहाँ पे चैनल टैब में जाएंगे, वहाँ थर्ड आइकन क्या है, यूपी PCS प्रेप बाय एग्जामपुर, वहाँ क्लिक करेंगे और सीधा वहाँ सब्सक्राइब करके वहाँ से क्लासेस को लाइव देखिए, क्योंकि वो हाँ क्लासेस रेगुलर चलेगी। यकीन मानिए, अगर आप जीरो टू हीरो कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, UPSC से लेकर अगर आप एक रेलवे GD की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बाकी बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया। मोहिनी गुप्ता ने कहा बहुत अच्छा क्लास है, एलिशा ने, अनूप सिंह ठाकुर। अब आपका एक ये रहता है डाउट कि सर हमारे नाम नहीं लेते टीचर्स, हम नाम क्लास में बहुत कम कर लेते हैं। क्लासेस में नाम हम उन्हीं के लेते हैं जिन्होंने प्यार दिखाया है। ठाकुर साहिबा, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर जी। इसके अलावा आप देख सकते हैं गजल बानो, उत्कर्ष गल, आकाश ठाकुर, साक्षी पंडित, शैलजा देवी, इसके अलावा पूनम गौतम, कंचन मौर्य, रिया सैगिल, वंदना यादव और दिव्या सिंह जी, थैंक्स टू ऑल एंड प्राउड ऑफ यू टू ऑल। और इसके अलावा कनक शॉर्ट वाइन्स और फिर रानू गुप्ता, ये कुछ लोग हैं जिन्होंने क्लासेस को ये किया। ये मेन चैनल में कुछ लोगों ने कमेंट किया था। मीना मोटिवेशनल स्टेटस, योगेश यादव, देवेंद्र कुमार, श्रेया उत्तम और पूनम कुमारी। मेन चैनल वाले हमने इसलिए दिखा दी क्योंकि चलो कम थे, इसलिए देवेंद्र कुमार और अब्दुल कादिर खान। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये कुछ लोगों ने अपने प्यार दिखाया कि क्लासेस अच्छी थी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो आप कोशिश करो यूपी PCS प्रेप बाय एग्जामपुर में कमेंट करने का, ठीक है। कमेंट करके बताइए क्लास कैसा लगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दें, अगर PDF चाहते हो तो एग्जामपुर ऐप में जाइए, ऐप आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्री कोर्सेस आएगा। फ्री कोर्सेस को जब क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टैब खुल के आएगा जिसमें IAS UP PCS/2022-23 होगा। इसके व्यू डिटेल में क्लिक करना है।
व्यू डिटेल में क्लिक करने के बाद बहुत सारे टीचर के आइकॉन आएंगे, यहीं पे देखना है करंट अफेयर बाय राजीव सर। जब आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ फोल्डर खुल के आ जाएगा, किस मंथ का करंट अफेयर डाउनलोड करना है। आप करंट अफेयर को डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। ये आपका करंट अफेयर डाउनलोड करने का तरीका है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारी क्लासेस रोजाना चलती है, करंट अफेयर 7 से 9। इसके बाद आरुषि मैम, फिर अंकित सर, फिर श्रेया सर, फिर पुलकित सर, फिर नितिन, दीपक सर, ज्ञान सर, अमृता मैम, अभिषेक सर और अमित पांडे सर, ये कुछ लोगों के नाम है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अभी थोड़ी देर बाद हम आपके मैसेजेस देख लेंगे। अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। चलिए तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं। बाकी कुछ लोग हैं, आकाश ठाकुर सर मेरी आईडी अनब्लॉक करवा दीजिए एटर सर गलती से। किस नाम से आपकी आईडी है आकाश ठाकुर? आपके मैसेज तो हमें दिख रहे हैं, तो फिर आपका आईडी ब्लॉक कैसे है? आपके मैसेज दिख रहे हैं तो आईडी ब्लॉक कैसे हो गया? चलिए आकाश ठाकुर आईडी का नाम बता दो। बाकी एक ऑफलाइन कमेंट कर देना, हम वहां से आपका आईडी अनब्लॉक करवा देंगे। ठीक है, ऑफलाइन। ठीक है सर मेरी आईडी अनब्लॉक कर दीजिए, गलती से एड्रेस सब ब्लॉक है। तो आप वहां आप कमेंट सेक्शन में लिख देना वहां पे, प्लीज सर आप हमारी आईडी अनब्लॉक करवा दीजिए, हम जाके एड्रेस साहब से बोल के अनब्लॉक करवा देंगे। पर आप की कौन सी आईडी है वो भी लिख देना। ठीक है, जो भी आईडी है वो, ताकि उस आईडी को करवा दे। क्लियर है? ओके। और कोई सर क्लास 8:30 तक ही करे प्लीज। ओके कंचन मौर्य, आज हमारी आधे घंटे क्लास खराब होगी इस कारण से, नहीं तो हम 1.5 घंटे ही करते हैं। ठीक है, अच्छा इसी नाम से है तो आकाश ठाकुर, देखते हैं ढूंढते हैं। ठीक है, अनब्लॉक करवाते हैं। ओके, बाकी थैंक्स टू ऑल। जय हिंद के साथ आज अपने वाणी को विराम देते हैं। मिलेंगे हम लोग फिर दूसरे। शाम को जरूर आइएगा। मेन चैनल वालों से नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितने लोग यहाँ पे। ठीक है, लगभग 122 लाइक्स आप लोगों ने किए हैं। थैंक्स टू ऑल। और आप सभी लोग यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर को भी जो है ये कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं क्लासेस होगी। और तो और अगर यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर से जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो जितने लोगों ने लाइक नहीं किया। ठीक है, मेन चैनल वाले ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, आप लोग कम लाइक कर रहे हो। चलो ठीक है। बाकी ठाकुर साहिबा सर मेरी भी अनब्लॉक करवा दीजिए। कमेंट बॉक्स पे दोनों लोग अपना अपना लिख दीजिएगा, कौन सा आईडी है, उस आईडी का भी लिख दीजिएगा। जो भी जीमेल है, जीमेल जो है ना वो जीमेल भी लिख दीजिएगा, ताकि हम आईडी अनब्लॉक करवा दें। ठीक है, जीमेल लिख दीजिएगा, किस नाम से बना हुआ है जीमेल आईडी, और नाम जो लिखा है वो कर दीजिएगा, शायद हम करवा दें। अब बाकी हमें नहीं पता, अगर कोई चीज़ अगर क्या क्या नीड होता है अनब्लॉक में, हम वो तो नहीं पता, पर हम एक बार जरूर बोल देंगे। ठीक है एडिटर साहब को। ओके ठीक है, जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।